लिन यू ने जल्दी से कुछ खाया ताकि थोड़ी एनर्जी वापस आ सके। जब उसने एक स्निकर्स निकाला और पैकेजिंग फाड़ी तो उसने देखा कि स्टॉर्म फ्लायर्स उस बड़े राक्षस के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और उसे चारों तरफ से घेर लिया था। लिन यू दूर से देख रहा था, चौकन्ना रहा। जैसे ही उसने आखिरकार अपने स्निकर्स निगले, उसने साइटिंग स्कोप से देखा कि लगातार चक्कर लगा रहे सैकड़ों स्टॉर्म फ्लायर्स अब खुद को रोक नहीं पाए और घावों पर हमला कर दिया। तथापि लिन यू के लिए कुछ समझ से बाहर की बात हुई। उन छेदों से, जिनसे पहले उस बड़े राक्षस पर बहुत ज्यादा धुंध पड़ी थी, अचानक अनगिनत सफेद लटकने निकली और सीधे उन स्टॉर्म फ्लायर्स की ओर बढ़ी जो घावों के पास पहुंच रहे थे। लटकन, वे वहां से कैसे उगाए? लिन यू सच में हैरान थी। जैसे ही स्टॉर्म फ्लायर्स घावों के बहुत पास पहुंचे, अजीब लटकन अचानक बिजली की तरह बाहर निकली, उन्हें छेदते हुए और लपेटते हुए। जल्द ही लताओं ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे आग में फंसे पतंगों का कोकून हो, और लताओं के बीच से लाल खून टपक रहा था। फिर इन लताओं ने इन कोकूनों को खरपतवार और झाड़ियों के ऊपर ऊंचा उठा दिया और अंदर मौजूद स्टॉर्म फ्लायर्स को जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे उस जगह पर बहुत सारा खून बहने लगा। इसका इस्तेमाल करके उन्हें खाना खिलाना। हे भगवान! लिन यू को अब राहत मिली कि वह राक्षस के ज्यादा करीब नहीं गया था, वरना वह शायद उस चीज से बच नहीं पाता। अगर किस्मत खराब होती तो शायद उसे पकड़ लिया जाता, उसका खून निचोड़ दिया जाता और पानी के बर्तन की तरह इस्तेमाल किया जाता। स्टॉर्म फ्लायर्स के शरीर, जिनका खून सूख गया था, उन्हें बस एक तरफ फेंक दिया गया, जबकि लिन यू को उम्मीद थी कि वे सीधे भस्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त लिन यू छत पर खड़ी थी और उसने कुछ देखा। आसपास ज्यादा पेड़ नहीं थे। पीछे मुड़कर देखने पर टोक्यो टावर पार्क में पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें कोई पेड़ नहीं दिखता था। मांस नहीं खा रहा, ठीक है। पहली बार जब उसने इस जीव को देखा तो वह एक बड़े पेड़ को कुतर रहा था। अपनी पीठ पर उगे पौधों को फिर से देखते हुए लिन यू को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इंतजार। लिन यू ने साइटिंग स्कोप को फिर से ऊपर उठाया और उसकी पीठ पर लगे पौधों को देखा। उसे लगा कि शायद उसने अभी कुछ गलत देखा है। तभी घास और झाड़ियां पहले से ज्यादा घना और लंबा लग रहा है। लिन यू ने देखा कि तूफानी उड़ने वाले, जो बादलों की तरह घने थे और जिनके पंख शोर मचा रहे थे, अपने साथियों की दुखद मौत के बावजूद अपना हमला नहीं रोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुख्य सेना उस बड़े राक्षस के घावों पर पूरी ताकत से हमला कर रही है। स्टॉर्म फ्लायर्स की भीड़ लगातार उन घावों पर दौड़ रही थी, जबकि स्प्रे होल से निकलने वाले स्प्रे उनकी स्पीड के साथ भी नहीं चल पा रहे थे। अगर कुछ पकड़े भी गए तो कई पहले ही घावों तक पहुंच चुके थे और पागलों की तरह स्किन और मांस नोच रहे थे। विशाल राक्षस ने दहाड़ते हुए एक और धुंध फैलाई, लेकिन उन पागल हमलावरों के सामने ये जवाबी कार्रवाई बेकार गई। धुंध के साथ स्प्रे होल से और भी टेंड्रिल्स निकले, लेकिन वे अनगिनत और फुर्तीले स्टॉर्म फ्लायर्स का मुकाबला नहीं कर सके और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। कुछ दूरी पर खड़े होकर लिन यूए ये सब देख रहा था, तभी अचानक उसे अपने पैरों के नीचे से एक दहाड़ सुनाई दी। जियाओ मिंग, तुम यहाँ क्यों आए? लिन यू ने देखा कि बिल्डिंग के नीचे काले डॉट्स का एक झुंड था, जिसमें सबसे बड़ा वाला बेसब्री से अपनी जगह बता रहा था। फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस लिन यू को नीचे ले आई। आसपास की लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी इमारतों को देखते हुए लिन यू ने आखिरकार अपनी नजर अपने सामने खड़ी छोटी बर्फ की छिपकलियों पर डाली। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से दूसरी तरफ छिप जाओ, कहीं वो मॉन्स्टर स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड से गुस्सा होकर बेकाबू होकर भागने लगे तो वह इस तरफ आ सकता है। लिन यू ने सोचा कि ये स्मार्ट छोटे जीव टोक्यो टावर पार्क की उल्टी दिशा में कहीं छिप जाएंगे, लेकिन वे असल में इस युद्ध के मैदान के पास भागे। ग्रर, छोटी बर्फीली छिपकली ने पास ही में खड़े उस बड़े राक्षस की ओर इशारा किया जो अभी भी स्टॉर्म फ्लाइंग छिपकलियों में उलझा हुआ था। फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए लिन यू की ओर इशारा किया। छोटी बर्फीली छिपकलियां भी जोर से चहचहाने लगी और सिर हिलाने लगी। लिन यू उनका मतलब अच्छी तरह समझ गई। इस बात को अनदेखा करो और सीधे भाग जाओ। अगर वह नहीं जाएगा तो वे भी नहीं जाएंगे। हाँ, मुश्किलें और अच्छा समय दोनों शेयर करो, है ना? लेकिन तुम सबको जल्दी जाना चाहिए। बात मान लो, लिन यू नहीं चाहता था कि उसके किसी भी छोटे दोस्त को इस समझ से परे बड़े राक्षस से कोई नुकसान हो। आखिरकार, चाहे वे कितने भी फुर्तीले क्यों न हों, बिना कवच वाले कछुए का एक कदम भी उन्हें भागने की कोई जगह नहीं देगा। और तो और, अब स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स भी मुसीबत खड़ी करने आ गई हैं, और बिना कवच वाला कछुआ कभी भी पलट सकता है, जिससे ये जगह जंग का मैदान बन जाएगी। ग्रर, छोटी आइस लिजर्ड ने फिर भी अपना सिर हिलाया, एक बार फिर मॉन्स्टर की तरफ इशारा करते हुए,
अपनी हड्डी से बनी आर्मर्ड बाह को दहाड़ने के लिए उठाया। झगड़ा करना? बिल्कुल नहीं, साइज का अंतर बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसा है जैसे हाथी चींटियों पर पैर रख दे। भले ही लिटिल आइस लिजर्ड काफी तेज है, फिर भी छोटी बर्फीली छिपकली अभी भी लड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन लिन यू नहीं चाहती थी कि वे लड़ाई में शामिल हों। उड़ना पाना एक बड़ी समस्या है। उसकी पीठ पर लगी यह आग उगलने वाली उड़ने वाली डिवाइस छोटी बर्फीली छिपकली को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जा सकती थी, और अगर ले भी जाती तो भी छोटी बर्फीली छिपकली को यह नहीं पता होता कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा अगर लिटिल आइस लिजर्ड हवा में उड़ भी सकती थी तो उसका पास से हमला उस मॉन्स्टर को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता था। बैंग बैंग, एक के बाद एक स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड की लाशें बारिश की बूंदों की तरह गिर रही थी। उनमें से कुछ को तो कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर ही फेंक दिया गया। टेंटिकल्स भी अजीब तरह से अजीब थे, हालांकि उनकी लंबाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लिन यू को अचानक कुछ ख्याल आया। लंबाई काफी नहीं है। छोटी बर्फीली छिपकली, मत जाओ, मुझे एक बार और देखने दो। लिन यू फिर से ऊपर ऊंचाई पर उड़ गया और डिटेल में देखने के लिए साइटिंग स्कोप निकाला। अब बहुत सारी स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स काले बादलों की तरह पहले ही लगभग आधी रह गई थी, लेकिन बिना कवच वाले कछुए का घायल हिस्सा अब पहले से 10 गुना ज्यादा फैल गया था। अगर पहले यह इंसान की उंगली पर दरार जैसा था, तो अब इसे पूरी तरह से बड़े घाव के तौर पर गिना जा सकता है। इन खुले घावों से लगातार बहुत सारा खून बह रहा था, जैसे धाराएं बह रही हों। और पागल स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स, भले ही उनकी संख्या आधी हो गई थी, फिर भी उन्होंने राक्षस को लगातार घेर रखा था। लिन यू ने देखते हुए उन बेतहाशा नाचते हुए टेंटिकल्स को देखा। उनकी लंबाई, लिन यू ने तुरंत ध्यान दिया। टोंटी से निकले सफेद टेंटिकल्स बिना कवच वाले कछुए के पेट तक नहीं पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा उसके पेट के बीच के हिस्से को ही छू पाए। और सबसे पीछे वाले सफेद टेंटिकल्स में भी यही दिक्कत थी, वे पहुंच भी नहीं पा रहे थे। इसकी पूंछ और आसपास का इलाका, ऐसा लग रहा था कि शुरुआती अटैक की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ थी। लिन यू ने कुछ देर सोचा, फिर नीचे छोटी बर्फ की छिपकलियों की तरफ देखा जो अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, लड़ाई में शामिल होना चाहती थी। लिन यू ने स्टोरेज स्पेस पर भी नजर डाली, उस शक्तिशाली चीज पर जो हमेशा वहीं पड़ी रहती थी, और सिर्फ उसका नाम ही उसकी मौजूदगी का संकेत देता था। लगता है ये दिख सकता है। रॉकेट मिसाइलें, रॉकेट मिसाइलें। शुरू में इस चीज को स्टॉर्म रॉकेट लॉन्चर व्हीकल पर लगाने का प्लान था, लेकिन अचानक ऐसा कभी नहीं हुआ और इसलिए इसे स्टोरेज स्पेस में छोड़ दिया गया। इस पर और ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस तरह की आग पकड़ने वाली और विस्फोटक चीजों को वह सीधे बाहरी वेयरहाउस में रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर किसी दिन ये ट्रिगर हो गया तो एक ही धमाके से पूरा शेल्टर बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार शेल्टर में अलग अलग तरह के आग पकड़ने वाले और विस्फोटक सामान की कमी नहीं थी। लिन यू ने स्टोरेज स्पेस में सामान के स्टॉक को देखा और तुरंत तैयारी का नया दौर शुरू कर दिया। एक के बाद एक 4 रॉकेट मिसाइल बनाने के बाद उसने उन्हें एक मोटे तार से बांध दिया और ये पक्का करने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, उनके चारों ओर हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव का एक घेरा लपेट दिया। पावर तो काफी होनी चाहिए, है ना? लिन यू ने गहरी सांस ली। अगला काम शायद वह अकेले पूरा नहीं कर सकता था। भले ही टेंटिकल्स उस जगह तक नहीं पहुंच सके जहां वह बम गिराना चाहता था, लेकिन उसके पास उस जगह के करीब पहुंचने की स्किल्स नहीं थी। सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस काफी फ्लेक्सिबल था, लेकिन उसके पास चार्ज के लिए एक्सप्लोसिव रॉकेट के इस भारी बंडल को पकड़ने के लिए हाथ नहीं थे, और इस काम के लिए लिटिल आइस लिजर्ड की जरूरत थी। जमीन पर वापस आकर लिन यू ने अपने सामने खड़े बड़े साथी को देखा और उस बड़े राक्षस की तरफ देखा जो स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स के साथ अपनी लड़ाई खत्म होने के करीब लग रहा था। छोटी आइस लिजर्ड, शायद मैं गलत था, अकेले लड़ना थोड़ा ज्यादा है, खासकर इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने। लिन यू को एहसास हुआ कि कुछ देर पहले ही शायद वह एड्रेनालाइन की वजह से अंधा हो गया था। इतने बड़े, पहले कभी नहीं देखे गए दुश्मन से निपटना उसके जैसा छोटा इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि पहले के टेस्ट मुकाबलों में देखा गया था, अगर वह इस बड़े मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता तो उसे बहुत ज्यादा समय और बहुत मेहनत करनी पड़ती, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता कि पहले से ही गुस्से में आए बड़े मॉन्स्टर से उसे कोई नुकसान न हो। अगर वह जरा सी भी गलती करता तो या तो उसे सूखी लाश बना दिया जाता, या मीट पेस्ट में पीस दिया जाता, या पीट पीट कर उसका गूदा बना दिया जाता। फिर भी अब कमजोर नहीं जियाओ मिंग यहाँ थी और उसके साथ लड़ने का पक्का इरादा कर चुकी थी, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। बुआओ,
जियाओ मेंग कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। ये ताकतवर था, लेकिन इस बड़े राक्षस के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अपने मालिक को इतना पक्का इरादा करते देख उसे लगा कि वह इससे दूर नहीं रह सकता। लड़ना ही एकमात्र काम था जो वह करना चाहता था। मेरे पास आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं। लिन यू पीछे मुड़ी और राक्षस के विशाल पैर को देखा जो हिलना बंद हो गया था। ये केवल कुछ 100 मीटर दूर था। अगर कुछ करना ही था तो अब हिचकिचाने का समय नहीं था। जियाओ मेंग ने फिर से सिर हिलाया, अपने हाथ ऊपर उठाए, ये दिखाते हुए कि वह ठीक है। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी आसान है और आपको बस मुझे ये बताना है कि क्या आप इस पर चढ़ सकते हैं। लिन यू ने इसे पहले भी देखा था। भले ही जियाओ मेंग बहुत बड़ा और बहुत भारी था, फिर भी वह चढ़ पाया। उस समय वे पहाड़ों में एक रिजॉर्ट जैसी जगह पर गए थे। जियाओ मेंग एक बार 3 मंजिला कंक्रीट की इमारत पर चढ़ गई थी। हालांकि इससे घर टूट गया, लेकिन जियाओ मेंग सच में ऊपर उठ गई। बाई के बिना जियाओ मेंग की चढ़ाई उसके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा बन गई थी। बेशक अगर जियाओ मेंग ऐसा नहीं कर सकता था, तो लिन यू ने सोचा कि वह खुद ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। मैकेनिकल हाथ पहनना और एक्सोस्केलेटन पहनकर ऊपर उड़ना, एक हाथ से कंट्रोल करना और दूसरे हाथ से क्लस्टर बम पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा असल में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। बुआओ, जियाओ मेंग ने फिर सिर हिलाया, अपना बड़ा पंजा ठीक उस बिल्डिंग के पास बढ़ाया जहां से लिन यू अभी अभी उतरी थी। तुरंत उस बिल्डिंग में घुस गया और बिना किसी मेहनत के 10 मीटर से ज्यादा ऊपर चढ़ गया, फिर उतनी ही आसानी से नीचे आ गया जितनी आसानी से ऊपर गया था। ठीक है, ये हो सकता था। लिन यू ने राहत की सांस ली और क्लस्टर बम को जियाओ मेंग के सामने रख दिया। इस चीज को ध्यान से संभालना चाहिए, जोरदार टक्कर से आसानी से धमाका हो सकता है। जियाओ मेंग, अगर तुम इसे उठाओगी तो क्या तुम अभी भी चढ़ सकती हो? लिन यू ने फिर से बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और जियाओ मेंग ने क्लस्टर बम ऊपर उठाया, आसानी से ऊपर चढ़ी, फिर उतनी ही आसानी से नीचे आ गई। लिन यू का दिल उत्साह से धड़कने लगा। ये संभव है, ये सच में काम कर सकता है। फिर अगला कदम आसान था। जियाओ मेंग, ये चीज एक्सप्लोसिव है, इसे ले जाते समय तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इससे टकरा न जाए, और अगर चढ़ते समय तुम्हें आसपास कोई सफेद टेंटिकल्स मिले तो तुरंत उनसे बचो, भले ही तुम टास्क पूरा न कर पाओ। क्या ये ठीक है? बुआओ, जियाओ मेंग ने क्लस्टर बम ले जाते हुए सिर हिलाया। अगला, बस उस जगह पर चढ़ो और उसे वहीं रख दो, समझे? बुआओ, जियाओ मेंग ने लिन यू की हरकतें देखी, उसका कमांड सुना, समझ गई कि चीज कहाँ रखनी है, और अचानक उसे लड़ने की इच्छा पर पछतावा हुआ। ... बहुत ज्यादा मानसिक संघर्ष के बाद जियाओ मेंग ने आखिरकार उस बड़े राक्षस के पिछले पैर की ओर बड़े कदम बढ़ाए। लिन यू के कहने पर छोटी बर्फीली छिपकलियां टोक्यो टावर पार्क के पुराने सीक्रेट दायरे के गेट पर लौट आईं, जबकि लिन यू ने खुद एक बार फिर फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस को एक्टिवेट किया और ओरिजिनल जगह से बड़े मॉन्स्टर के पीछे की ओर बढ़ गया। इस बड़े बिना खोल वाले कछुए की पूंछ असल में बहुत छोटी थी, बिल्कुल कछुए की तरह, ज्यादा लंबी नहीं थी। इसे लगभग नगण्य माना जा सकता है। लिन यू बिना किसी रुकावट के उड़ता रहा। वो स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड जो कभी काले बादलों की तरह थे, अब बस कुछ ही रह गए थे। हालांकि उन्होंने उस बड़े जानवर को थोड़ा चोट पहुंचाई थी, लेकिन साफ था कि जानवर के टेंटिकल्स बेहतर थे। लिन यू आखिरकार मॉन्स्टर के पीछे बाईं ओर एक बिल्डिंग पर उतरा और उसी समय उसने देखा कि मॉन्स्टर के बाएं पिछले पैर से एक छोटा सा काला बिंदु ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा है। जियाओ मेंग की स्पीड बहुत तेज है, इसलिए मैं ज्यादा धीमा नहीं हो सकता। लिन यू ने उड़ने वाले डिवाइस को फिर से चालू किया और उस बड़े जानवर के ठीक पीछे जितना हो सके उतनी पास की बिल्डिंग ढूंढने की कोशिश की। इस बीच जियाओ मेंग पहले से ही जानवर के पैर से टारगेट के काफी करीब चढ़ रहा था। लिन यू ने उस जगह को देखा जो एक ब्लैक होल जैसी दिख रही थी और सोच रहा था कि उसने पहले इतनी बड़ी कमजोरी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जियाओ मेंग, मुझे भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। आखिरकार उसे जानवर से 600 मीटर से भी कम दूरी पर एक जगह दिखी। हालांकि वह गिरा नहीं था, लेकिन डगमगा रहा था। लिन यू को इन बातों की चिंता नहीं थी। एक पल में वह हमला करेगा और फिर जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित जगह पर उड़ जाएगा, जबकि जियाओ मेंग प्लान के मुताबिक पीछे हट जाएगा। जियाओ मेंग को कुछ टेंटिकल्स से बचते हुए, जो उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और आखिरी टारगेट के करीब पहुंचते हुए देखकर लिन यू ने ग्रेनेड लॉन्चर उठाया जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहां लगभग अब बहुत कम स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स के उलझने से वह बड़ा जानवर फिर से आगे बढ़ने लगा।
अगर वे और घिस सकते तो कौन जानता था कि यह कब खत्म होगा। इस बार लिन यू को भरोसा था कि वह उस जीव को कम से कम आधा जिंदा छोड़ सकता है, और उसने सच में सोचा कि इसे कैसे करना है। इसीलिए उसने जियाओ मेन को ऊपर चढ़ने को कहा और 5 रॉकेट और हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव के घेरे वाले क्लस्टर बम को जानवर के बैकडोर के अंदर भर दिया। पिछला दरवाजा। इतने बड़े किसी भी जीव में असल में एक बैकडोर होता है। चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, जहां खपत होती है वहां उत्सर्जन भी होता है। चाहे म्यूटेटेड हो या सीक्रेट रेल मॉन्स्टर हो या उनके जैसे इंसान हो, बाय और शियाओ मेन जैसे जीवों में एक सेक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। चाहे इसका आकार कितना भी अजीब क्यों न हो, ये फिर भी वैसा ही है। यह अजीब बड़ा राक्षस भी कोई अलग नहीं था। अब जियाओ मेंग उस जीव के पिछले दरवाजे के काफी करीब था, और लिन यू ने उस पल का इंतजार किया जब जियाओ मेंग ने निशाना लगाना शुरू करने के लिए उसे रखा। ग्रेनेड लॉन्चर की रेंज अभी भी काफी दूर थी, और अब जब वह बड़ा जानवर आगे नहीं बढ़ा था, तो लिन यू को भरोसा था कि वह सीधे राक्षस के पिछले दरवाजे पर ब्लास्ट कर सकता है। जियाओ मेंग काफी असहज लग रहा था। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, वह कांप रहा था, और लिन यू के कहने पर उसने क्लस्टर बम को उस जीव के बड़े ब्लैक होल जैसे पिछले दरवाजे पर रख दिया। वह थोड़ा नफरत भरा लग रहा था, और बिजली की तरह तेजी से अपने असली रास्ते पर पीछे हट गया। और जैसे ही लिन यू ने देखा कि जियाओ मेंग फिर से जमीन पर उतरे और विशाल जानवर ने अगला कदम उठाया, उसने एक ग्रेनेड दाग दिया। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। लगातार 4 ग्रेनेड दागने के बाद लिन यू तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल गया और तेजी से ऊपर और पीछे की ओर भागा। जिस समय जोरदार धमाका महसूस हो रहा था, ठीक उसी समय पीछे एक जबरदस्त धमाके की आवाज आई, और हिंसक शॉकवेव ने लिन यू को भी जकड़ लिया, जिसे लगा कि वह सुरक्षित है। लिन यू हवा में उड़ गया, उसका बैलेंस तुरंत बिगड़ गया, उसकी नजर तेजी से घूमने लगी, लेकिन घबराने के बजाय उसने फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक और दहाड़ के बाद शॉकवेव ने उसे आधा चक्कर लगाया, और इस आधे चक्कर ने अचानक उसका बैलेंस ठीक कर दिया। पास में उस बड़े डरावने जानवर की दहाड़ लगातार गूंज रही थी, और लिन यू ने बेहोश होने से बचने के लिए अपने शरीर को हवा में जोर से घुमाया। उसकी आंखों के सामने एक बहुत गहरा दृश्य सामने आया। विशाल बिना खोल वाला कछुआ अब अपना बैलेंस खो चुका था। उसका सिर पूरी तरह से जमीन पर दबा हुआ था, उसका पिछला हिस्सा और 2 पैर, साथ ही उसकी कूल्हों के आसपास का मांस सब उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। आग की लपटें लगातार उसके शरीर के लगभग आधे हिस्से को जला रही थी, लेकिन उसकी पानी जमा करने वाली पीठ भी कई जगहों से फट गई थी, जिससे पानी तेजी से रिसने लगा और उसके सफेद टेंटिकल्स बेजान हो गए। पानी के बिना आग बुझाने का कोई तरीका नहीं था। बहुत ज्यादा मात्रा में मल से ऐसी बदबू आ रही थी जिसे बताया नहीं जा सकता। साथ ही शहर की सड़कों के इस बड़े हिस्से पर पानी फैल गया था, जिसमें जानवर का काफी ताजा खून मिला हुआ था। उसका रंग घिनौना और डरावना दोनों लग रहा था। लिन यू ने पहले से ही ज्यादा गर्म हो चुके फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस को दूसरी तरफ मोड़ दिया। आखिर में उसे एक बिल्डिंग की छत मिली जो धमाके के मलबे से अटी नहीं थी, और वह उस पर उतर गई। हे भगवान, ये जीव तो खुशी से निकल गया, लेकिन बदबू। सोच रहा हूँ कि क्या जापान के बचे हुए लोग लौटकर रोएंगे जब वे देखेंगे कि उनका टोक्यो टावर गायब हो गया है और उनका टोक्यो मल से भर गया है। इस समय लिन यू कुछ देर से छत पर आराम कर रही थी। उस समय के कॉम्बैट प्लान के अनुसार जियाओ मेन को धमाके से पहले उस बड़े राक्षस की तरफ भागना चाहिए था। अगर जियाओ मेन बेवकूफ नहीं है, तो उसे पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि यह लड़ाई मॉन्स्टर की कमजोरी दिखाने के लिए है। दरअसल इसे सिर के पास रखना सबसे सही और उपयुक्त तरीका है। आखिर कौन सा जीव अपना सिर उड़ जाने से नहीं डरेगा? कॉकरोच जैसे ताकतवर जीव भी सिर कटने पर मर जाते हैं, इतने बड़े राक्षस की तो बात ही छोड़िए। लेकिन साफ है कि इस गोले वाले जानवर के मुंह में क्लस्टर बम फेंकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चलो इस बात का जिक्र भी नहीं करते कि इसे थूका जाएगा या इसे सही तरीके से कैसे फेंका जाएगा। उस बड़े मुंह के पास जाना भी एक मुश्किल काम है। आखिर मॉन्स्टर मरा नहीं है। अगर वह अपना मुंह पूरा खोल भी ले, तो भी इतनी भारी चीज अंदर फेंकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। टेंटिकल्स इंतजार कर रहे हैं, अगर बाय अभी जाए तो भी शायद ऐसा करना मुश्किल होगा। तो इसे पीछे के दरवाजे से ब्लास्ट करना और इसे खट्टा महसूस होने देना सबसे सही तरीका है। और नतीजों को देखते हुए ये काफी सफल लगता है। 5 रॉकेट की ताकत और उनके चारों ओर लिपटे TNT एक्सप्लोसिव। खट्टा पूरा पिछला हिस्सा उड़ गया और पीठ का एक बड़ा हिस्सा भी उड़ गया। पूंछ कहीं दिख नहीं रही थी और उसके अंदर का सारा हिस्सा तेजी से बाहर निकल रहा था। और धमाके से निकली आग
पानी की भाप को बाहर निकालने वाली रुकावट को पार करने के बाद अब उसके शरीर के साथ ऊपर की ओर फैल रही थी। आग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आग किसी भी जलने वाली जगह को आसानी से नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आग हर जगह से भड़की, धमाके से तबाह हुए उस गोले वाले जानवर में विरोध करने की ताकत नहीं बची। इसका बहुत भारी शरीर सिर्फ एक गिरी हुई मुद्रा में ही मौत का स्वागत कर सकता था। असल में चाहे कुछ भी हो, यह एक सीक्रेट रेल मॉन्स्टर है, बिल्कुल स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड, स्ट्रेंज रैट और जायंट स्पाइडर की तरह, जो आग का सामना नहीं कर सकता। कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म ऐसे ही होते हैं। आग का सामना करते समय चाहे चमड़ी कितनी भी मोटी क्यों न हो, उसमें विरोध करने की ताकत नहीं होती, वह तेज गर्मी में धीरे धीरे राख में बदल जाती है। इसके अलावा सीक्रेट रेन बीस्ट्स लगभग डेटोनेटिंग टाइप के होते हैं, जो आग से बहुत डरते हैं, बिल्कुल लिजर्डमैन की तरह। ये खोल वाला जानवर अपने डरावने साइज के अलावा दूसरे सीक्रेट रेन बीस्ट से असल में अलग नहीं है। अगर इसमें पीछे का टैंक न होता जो पानी की भाप को स्प्रे और निचोड़ता है, तो यह एक बड़ी आग पकड़ने वाली चीज के अलावा और कुछ नहीं है। लिन यू ने हेलमेट की जगह गैस मास्क पहन लिया। ये गंध बहुत ज्यादा थी, लगभग पूरा टोक्यो पॉटी की बदबू से भर गया था। ये चीज फट गई थी। लिन यू एक सेकंड भी ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी। इसके अलावा बदबू में सिर्फ मल की ही नहीं, बल्कि आग से उसके शरीर की झुलसने की बदबू और रॉकेट और टीएनटी धमाके से बारूद की बदबू भी थी। लिन यू ने साइटिंग स्कोप उठाया और राक्षस के सिर को देखा। उन्होंने पाया कि पहले के तेज दर्द की वजह से होने वाली कपकपी काफी कम हो गई थी। ओह! लिन यू को अचानक राहत महसूस हुई। ये राक्षस धमाके से लगी चोटों को सहने में पूरी तरह से असमर्थ लग रहा था, बल्कि मरने के लिए तैयार था। आखिरकार हटा दिया गया। राहत महसूस करते हुए पहले से उबलता हुआ खून आखिरकार शांत हो गया। जैसे ही उसकी तनी हुई मांसपेशियां ढीली हुई, लिन यू को अचानक अपने ऊपरी बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ। उसने देखने के लिए अपना बायां हाथ उठाया और देखा कि उसकी कोहनी के पास ऊपरी हिस्से में सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। वहां से दर्द की एक तेज लहर उठने लगी, जो और भी गंभीर होती गई। चलो, मुझे चोट कब लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि धमाके के बाद कोई छर्रे मुझे लगे? सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर को तोड़ने के लिए, जिसे गोलियां नहीं तोड़ सकती, धमाके की ताकत सच में कम नहीं थी। अगर यह सिर पर लग जाए, नहीं, शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार इसमें खुद को ठीक करने की बहुत मजबूत क्षमता है। सेल्फ हीलिंग एबिलिटी ने उसके शरीर के सारे निशान पहले ही हटा दिए थे, यहाँ तक कि छोटी मोटी खरोंच और कट भी बहुत कम समय में ठीक हो गए थे। इस अनोखी शक्ति में अगर कोई कमी है, तो वह ये है कि यह दर्द को दबा नहीं सकती, भले ही यह चोटों को ठीक कर सकती हो। चोट लगना, चोट तो लगेगी ही। लिन यू के मन में असल में इस बारे में कोई और विचार नहीं था। उसे तो ये भी लगा कि यह एक अच्छी बात है। कम से कम दर्द ने उसे यह एहसास तो कराया कि वह अभी भी इंसान है। शुरू में सेल्फ हीलिंग से उसे लगा कि वह अब आम इंसानों जैसा नहीं रहा। अगर चोट लगने पर दर्द न हो, तो कोई सच में इंसान नहीं रह जाएगा। नहीं, असल में इंसान नहीं, राक्षस। राक्षस। लिन यू ने खराब सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर को अपने स्टोरेज स्पेस में रखा, अपना हाथ घुमाया और स्टोरेज स्पेस से कुछ अल्कोहल स्वैब निकाले। खून के धब्बे पोंछने के बाद घाव गायब हो जाता था। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि इससे कोई निशान नहीं पड़ता और न ही कोई इन्फेक्शन होता, लेकिन लिन यू को इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं मिला। तथापि जैसे ही उसने अल्कोहल वाले रुमाल से आधा सूखा खून पोंछा, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। रुको, क्या हो रहा है? उन्होंने देखा कि लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा एक हल्का घाव था, जिसके ठीक होने का अभी कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अभी भी खून रिस रहा है। उसने फिर से पोंछा, लेकिन नतीजा वही रहा। कई बार दोहराने के बाद भी चुभाने वाला दर्द होता रहा और लिन यू घाव को खाली नजरों से देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह क्यों? उस समय ये जानने के बाद कि उसके पास खुद को ठीक करने की क्षमता है, लिन यू सच में हैरान रह गया। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए वह हैरान भी हो गया। लेकिन इस अजीब क्षमता को स्वीकार करने के बाद लिन यू ने धीरे धीरे साइकोलॉजिकली इसे अपना लिया। फिर भी अब यह अलग लगता है। हैरानी की बात है कि खुद को ठीक करने की क्षमता गायब हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी काबिलियत सिर्फ छोटे घाव ही भर सकती है या निशान मिटा सकती है? लिन यू ने मन ही मन बुदबुदाया, खंजर निकाला और गहरी सांस ली। उसने अपनी उंगली पर, जहां उसने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था, वहां बहुत हल्का सा कट लगा दिया।
तेज दर्द हुआ और साथ ही खून भी बहने लगा। उसने फिर से अल्कोहल वाले स्वैब से पोंछा। लेकिन क्यों? ये घाव पहले ब्लेड से हुए घाव से भी छोटा है, लेकिन वह खून बहना नहीं रोक सका और घाव ठीक नहीं हुआ। लिन यू को अपने दिल में शक, उलझन और बेचैनी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी काबिलियत क्यों गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कभी अस्तित्व में ही न हो? नहीं, उसके शरीर पर सारे घाव गायब हो गए थे और छोटे बड़े निशान भी अब नहीं थे। ये सबूत है, लेकिन अब ये काबिलियत चली जाने के बाद लिन यू को अजीब लगा। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर से अल्कोहल वाले स्वैब से डिसइंफेक्ट किया, आयोडोफो लगाया, फिर साफ गौज से पट्टी बांधी और उंगली के घाव को सीधे बैंडेज से ढक दिया। कोई बात नहीं, चलो पहले यहाँ से चलें। लिन यू ने फिर से सेलेस्टियल ड्रैगन आर्मर पहना, सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस लगाया और इसे शुरू किया। दूर से राक्षसों की दहाड़ धीरे धीरे कम हो गई और सिसकियों में बदल गई और विशाल शरीर धीरे धीरे एक तरफ गिरने लगा। हवा में लिन यू ने दूर तक देखा। धीरे धीरे चारों तरफ से अनगिनत काले बादल आने लगे। ये भूखे और लालची मेहमान हैं जो दावत में आ रहे हैं। लगता है उन्हें उस बड़े जानवर की मौत की गंध आ गई है। लिन यू ने नीचे जमीन पर अनजान जगहों से कई सीक्रेट रेन बीस्ट्स को निकलते हुए भी देखा। अजीब चूहे, बड़े भरिंग टेंटेकल मॉन्स्टर, जहरीले सेलेस्टियल ड्रैगन। वे धीरे धीरे इकट्ठा हुए और सभी दिशाओं से मरते हुए अनोखे जानवर की ओर दौड़ पड़े। जल्द ही यहाँ एक ऐसी दावत शुरू होगी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। लिन यू हवा में उड़ी, ज़ियाओ मेन के निशान ढूंढती हुई। अगर सब ठीक रहा तो ज़ियाओ मेन को सुरक्षित जगह पर पहुंचकर पास की बिल्डिंग का शीशा तोड़ देना चाहिए। टकरा जाना। तभी लिन यू, जो पहले से ही कम ऊंचाई पर था, ने टावर की तरफ से कांच टूटने की आवाज सुनी और सच में ज़ियाओ मेन को उड़कर वहां देखा। ज़ियाओ मेन, प्राचीन द्वार पर जाओ। गू ग्रोल। ज़ियाओ मेन ने अपने मालिक की सुरक्षा की पुष्टि की और राहत महसूस की। इस बड़े राक्षस को हरा पाने की वजह से वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। दर्जनों गुजरते हुए सीक्रेट रेन बीस्ट्स को आसानी से खत्म करते हुए ज़ियाओ मेन भी टोक्यो टावर पार्क की ओर बढ़ने लगा, रास्ते में आने वाली रुकावटों को नेचुरली काटता हुआ। सीक्रेट रेन बीस्ट्स के झुंड में अकेला काउंटर करंट, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। लिन यू ने सीक्रेट रेन बीस्ट्स की कभी न खत्म होने वाली लहर को देखा और अचानक उसे कुछ याद आया। जरा ठहरिए, क्या ये सुपर क्लीनअप का मौका हो सकता है? आखिरकार सीक्रेट रेन बीस्ट्स वे हैं जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन आसानी से जलता नहीं है, लेकिन बाकी आग के सामने लाचार हैं। ये सोचकर लिन यू के मन में एक योजना बनी। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर सफाई होती है, अगर टोक्यो में कोई बदकिस्मत सर्वाइव है, यह उनके लिए दुखद होगा। सोचिए कि आप इस बड़े अनोखे जानवर से डरकर आधे मर जाएं, फिर धमाकों की आवाज से डर जाएं, छींटों से फैली गंदगी से डर जाएं, और फिर सीक्रेट रेन बीस्ट्स की इस पागल लहर से उस बड़े जीव की ओर दौड़ पड़ें। अगर वह यहाँ किसी बदकिस्मत बेवकूफ को आग लगाने में कामयाब हो जाता है, क्या ये बहुत दुखद नहीं होगा? इन बातों के बारे में सोचते हुए लिन यू वापस ऊंचाई पर उड़ गया, बिल्डिंग के झुंडों के बीच से गुजरा और नीचे सड़कों पर अनगिनत सीक्रेट रेन बीस्ट्स घूम रहे थे। ज़ियाओ मेन के अलावा कोई भी दूसरा मॉन्स्टर दूर मरते हुए बड़े जानवर की ओर नहीं बढ़ रहा था। लिन यू का मानना था कि जीवों का ये बड़ा समूह कुछ ही घंटों में उस बड़े राक्षस को पूरी तरह खा जाएगा। अब सच में इसमें बस एक चिंगारी की जरूरत है। इसे नीचे फेंक देने के बारे में क्या ख्याल है? पलक झपकते ही लिन यू टोक्यो टावर पार्क के ऊपर पहुंच गया और उसने अपने पास लोहे के ब्लॉक की दीवारों से लिपटा हुआ खास एंशियत सीक्रेट रेन गेट भी देखा। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि ज़ियाओ मेन पहले ही राक्षसों की भीड़ से निकलकर एवेन्यू से पार्क में लौट आया था। छोटी बर्फीली छिपकलियां भी लोहे की दीवारों के पास इंतजार कर रही थीं और अपने मालिक को वापस आते देख वे बहुत उत्साहित थीं। क्या ये खत्म हो गया? लिन यू को अभी भी असली नहीं लग रहा था। उसके हाथों और उंगलियों में अभी भी जलन हो रही थी और घाव अभी भी थे। वह अचानक एक ट्रांसेंडेंट से एक आम इंसान बन गया और लिन यू को नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी। इस समय जैसे ही लिन यू ने जमीन पर उतरकर ज़ियाओ मेन और दूसरों को निकलने देने के लिए लोहे की दीवारें हटाईं, एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। तभी उस तरफ से एक जोरदार झटका गूंजा और एक बड़े राक्षस की जान उसी पल खत्म हो गई। और उसके बाद एक अनचाही घटना फिर से घटी। सीक्रेट रेन टोक्यो रीजन मिथिकल जायंट बीस्ट किम्बरक को सर्वाइवर ने खत्म कर दिया है। लिन यू
टोक्यो रीजन के सभी बचे हुए लोगों को 1 मिनट में सीक्रेट रेल से जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। कृपया तैयार रहें। रिपीट, सीक्रेट रेल, टोक्यो रीजन मिथिकल जायंट बीस्ट किम्बरक को सर्वाइवर लिन यू ने एलिमिनेट कर दिया है। टोक्यो रीजन के सभी सर्वाइवर्स को 1 मिनट के अंदर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या खत्म किया? पौराणिक विशालकाय जानवर, फोर्स्ड एजेक्शन काउंटडाउन 59, 58, 57। जबरदस्ती निकाला गया। लिन यू को अचानक यह एहसास हुआ जब उसने सीक्रेट रेल बीस्ट की डरावनी सेना को देखा जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसने लगभग तुरंत एक्सेलरेशन बटन दबाया और पार्क के बगल वाली पहले से ही भीड़ वाली सड़क पर दौड़ पड़ा। टोक्यो शहर में सभी सीक्रेट रेल बीस्ट सड़क पर ऐसे फैले हुए थे जैसे शतरंज की बिसात पर अनगिनत काली लाइनें हों। अगर मैं इसे आग लगा दूं, वह अनगिनत सीक्रेट रेल बीस्ट्स को खत्म कर सकता था। हवा में खड़े होकर लिन यू के हाथ में एक अलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो था और उसने एक बर्निंग एरो जलाया था। वूश, तीर के चलने की आवाज के साथ ही एक बदकिस्मत अजीब चूहे को तुरंत चोट लग गई और उसके शरीर पर तुरंत आग लग गई। जल्दी ही आग ने उसे जला दिया और उसके आसपास भीड़ में मौजूद सीक्रेट रेल बीस्ट्स को जला दिया। आग तेजी से फैली और कुछ ही सेकंड में उत्तर और दक्षिण की पूरी सड़क भयानक लपटों में घिर गई और आग हर तरफ फैलती रही, जिससे अनगिनत सीक्रेट रेल बीस्ट्स आग के गोले बन गए। यह कितनों को खत्म कर पाएगा? लिन यू ने आखिरी बार उस बड़े जानवर की लाश पर नजर डाली जो दूर पूरी तरह से मरी हुई थी, एक्सेलरेशन बटन दबाया और एंशियंट सीक्रेट रेल गेट की ओर दौड़ी। जबरदस्ती बाहर निकालना हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन 5, 4 हम इतनी तेजी। लिन यू अभी अभी उतरा ही था कि उसके कान में पिछले कुछ सेकंड से चेतावनी की आवाज गूंजी और वह अभी भी प्राचीन द्वार से 7 या 8 मीटर दूर था। उसने सीधे वहां पहुंचने के लिए एक्सेलरेशन बटन दबाया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि इसी समय एंशियंट सीक्रेट रेल गेट अचानक गायब हो गया। अच्छा है, पार्क में अभी तक आग नहीं लगी थी, लेकिन ये बस समय की बात थी। 2, 1 सभी बचे हुए लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। इस समय लिन यू के सामने अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और उसने जल्दी ही खुद को इस रोशनी में पूरी तरह से घिरा हुआ पाया और उसके आसपास की हर चीज को इसने निगल लिया। एक मजबूत और शक्तिशाली ताकत ने उसे ऐसे दूर धकेल दिया जैसे उसे फेंका जा रहा हो। जब लिन यू ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान और थोड़ी ही दूरी पर आसमान जैसा दिखने वाला एक बड़ा झरना कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक गहरे तालाब में गिर रहा था। लिन यू पत्थर के बीच से उठकर खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। ये रेगिस्तान नहीं था, लेकिन वो तभी दूर से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जो बहुत समय से अनसुनी लग रही थी। लिन यू के हाथ में तुरंत एक स्प्रे गन आ गई। शेर जैसे सिर और भालू जैसे शरीर वाले दो जीवों को देखकर लिन यू तुरंत शांत हो गया। ओह, ऐसा लगता है कि सब कुछ बुरा नहीं है ना? सीक्रेट रेल, टोक्यो रीजन मिथिकल जायंट बीस्ट किम्बरक को सर्वाइवर ने हरा दिया है। लिन यू टोक्यो क्षेत्र के सभी बचे हुए लोगों को 1 मिनट में सीक्रेट रेल से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। कृपया तैयार रहें। ... सिस्टम की घोषणाएं सिर्फ सीक्रेट रेल के अंदर बचे लोगों के लिए ही नहीं की गई। इन्हें दूसरी दुनिया और गेट ऑफ एक्सप्लोरेशन में बचे हुए लोगों और भिखारियों के सिस्टम पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया था। इसके अलावा यह ऐसी आवाज थी जो अचानक आपके कानों में गूंजती थी और जिसे मना नहीं किया जा सकता था। पौराणिक विशाल जानवर, जिन बचे हुए लोगों और भिखारियों ने ये शब्द सुना था, वे सभी अब कंफ्यूज हो गए थे। वह क्या है? वर्ल्ड चैनल पर सभी लोग कंफ्यूज्ड होकर शुरू हुए। आखिरकार वे किसी बड़ी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा यही जानते थे कि इस दुनिया में दर्जनों मीटर ऊंचे बड़े जीव हैं। पौराणिक विशालकाय जानवर क्या है? इसके अलावा ये टोक्यो में सीक्रेट रेल के अंदर है। लिन यू के उस पौराणिक विशालकाय जानवर को मारने के बाद भी टोक्यो क्षेत्र के सभी बचे हुए लोगों को सीक्रेट दायरे से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। अब सबके चेहरे कंफ्यूजन से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि लिन यू ने ऐसा क्या जबरदस्त काम किया है जो दूसरी दुनिया, सीक्रेट दुनिया और खोज के गेट तक पता चल सकता है। लेकिन जल्द ही जैसे ही सिस्टम ने वर्ल्ड चैनल पर तथाकथित मिथिकल जायंट बीस्ट किम्बरक का रूप और आकार जारी किया, पूरे वर्ल्ड चैनल पर लिन यू के बारे में चर्चा शुरू हो गई। कमल, मेरा मतलब है दोस्तों, क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया? 383 मीटर ऊंचा, 522 मीटर लंबा, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? गॉडजिला,
रोंडो बेल, मुझे नहीं पता कि यह गॉडजिला है या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैंने इसे देखा है, लेकिन जो मैंने देखा वह बहुत छोटा था, सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा लंबा। ये चीज जरूर एक बड़ा वर्शन होगी। और लिन यू सच में ऐसी चीज को मार गिराने में कामयाब रहा। उसने ये कैसे किया? पापाडोपोलोस, इनविटेशन के लिए धन्यवाद। मैं दूसरी दुनिया में हूँ, अभी अभी एंशिएट सीक्रेट रेलम गेट से लौटा हूँ। हम वहां थे और लगभग पूरा प्रोसेस देखा, लेकिन मुझे जो दिलचस्प सीन दिखे उन्हें समझना होगा। अगर यह बात न होती कि आप सीक्रेट रेलम के अंदर सिस्टम के फोटो और वीडियो फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं एक ब्लॉकबस्टर शूट कर पाता। लिन यू के बारे में वैसे मैं थोड़ा मजाक में बताना चाहता हूँ, लिन यू के तरीके सच में बहुत मजेदार थे। ताकेदा नोबुशिगे, हम बस किस्मत का खेल है। लिन यू ने जरूर इस राक्षस के कमजोर होने का फायदा उठाया होगा और इसे खत्म कर दिया होगा। ऐसा ही होना चाहिए, हमारे समुराई तरीके में किस्मत नहीं चलती। झाओ फे चेन, अरे ऊपर वाले नियॉन नेशन वाले, मुझे लगता है कि तुम बस डींगे हाँक रहे हो और लिन यू को कमाक रहे हो। इसके बजाय तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा टोक्यो खत्म हो गया है? वह राक्षस इतना बड़ा है, टोक्यो शायद खत्म हो गया है ना? ताकेदा नोबुशिगे, मेरा होम टाउन यामानाशी है, टोक्यो नहीं। वैसे वो आदमी, टोक्यो को क्या हुआ? कुछ तो बोलो। लिंडे वुड, इतने बड़े राक्षस को हरा दिया, जैसा कि लिन यू से उम्मीद थी, जैसा कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 व्यक्ति से उम्मीद थी। साथ ही मैं टॉपिक से हटकर कुछ पूछना चाहूंगी, क्या और भी डिब्बाबंद खाने की चीजें हैं? मैं सच में बल्क में खरीदना चाहती हूँ। कृपया लिन यू को जवाब दें। कैरोलिन, अरे वो टीजर वाला लड़का, इसमें इतना मजेदार क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, बस एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बड़ा चढ़ाकर कहने से डर नहीं लगता, असल में मुझे लगता है कि लिन यू ने जो किया वह शायद सोच से भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किया गया हो। पापाडोपोलोस, मैं वापस आ गया हूँ, और मैं शर्त लगाता हूँ कि आप में से कोई भी सोच भी नहीं सकता कि वह चीज असल में कितनी बड़ी है। सिस्टम डेटा आपको यह नहीं बताता कि जब तक आप उस पुराने जमाने के बड़े जानवर के सामने खड़े नहीं होते, तब तक आप कितना बड़ा या छोटा महसूस करेंगे। जैसे हम एक बड़ी वेल के सामने चींटियों जैसे होंगे, समझे? वैसे भी लिन यू की हाल की लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर लिन यू चाहता तो वह ऐसे ही 10 और लोगों को हरा सकता था। और टोक्यो में भी ऐसे ही बहुत सारा कचरा भर गया है। टाकेडा नोबुशिगे, यामादा तोशिरो, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मितियन गोंग फू, मेरा महान टोक्यो, कैसे? मैं इसे और भी ज्यादा क्यों देखना चाहता हूँ? आइलैंड से बूढ़ा आदमी, मुझे साथियों की खुशबू आ रही है। यही हमारा स्वर्ग है। क्रिस्टोफर, ऊपर नियॉन वालों को क्या हो रहा है? बस बकवास भर गया है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये जानने को उत्सुक हूँ कि लिन यू ने उस राक्षस को कैसे मारा। साइज का अंतर बहुत ज्यादा है। जब तक लिन यू ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हमें बताओ पापाडोपोलोस। लो फ्रंट, सच में लिन यू ने ये कैसे किया? पापाडोपोलोस, शॉर्ट में उसने मिथिकल जायंट बीस्ट को उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो समझते हैं वे समझ जाते हैं। लिन मिंग, तो तुम ये सब समझ गए हैं? टुकड़े टुकड़े हो गए। लिन यू के पास पर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है। मैं आखिरी इंसान था जिसे सिस्टम ने सीक्रेट रेलम से बाहर निकाला था, और मैंने सब कुछ देखा था। लिन यू ने मिथिकल जायंट बीस्ट को हर जगह नुकसान में रखने के लिए बम इस्तेमाल किए। आखिर में मैंने देखा कि लिन यू ने उस मॉन्स्टर की गांड में बम घुसाकर उसे फोड़ दिया। उसने उसमें आग भी लगा दी और पूरा टोक्यो जल गया। कैमरा, इतना शक्तिशाली, अकेले वही रोमसेरा, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। रेकिमारू फूडो, बड़े जीव, भले ही हम पूरे रिफ्यूजी विलेज की फोर्स को इकट्ठा कर लें, हम उन्हें सिर्फ भगा ही सकते हैं। लेकिन लिन यू, वह अकेले ही उन जीवों से कहीं ज्यादा बड़े एक पौराणिक विशालकाय जानवर को हराने में कामयाब रहा। वह बस बहुत ज्यादा ताकतवर है। ... दुनिया भर की चैटअप पूरी तरह से लिन यू के बारे में चर्चाओं के समुद्र में बदल गई है। उस समय मौजूद बचे हुए लोगों की तरफ से लगातार लीक होने, कुछ लोगों के ऑडियंस को कंफ्यूज करने की कोशिश करने और कुछ के फेक न्यूज मिलाने की वजह से अब दूसरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो लिन यू के बारे में बात न कर रहा हो। अगर सच में कोई एक्सेप्शन है, ये खुद लिन यू होगा। इस पल लिन यू ने पहले ही अपनी शॉटगन की मैगजीन 10वीं बार खाली कर दी थी और 17वें म्यूटेंट जीव की लाश को अपने स्टोरेज स्पेस में रख लिया था। 5 शेर के सिर वाले भालू, 3 स्वर्ग निगलने वाले अजगर,
9 त्रिकोणीय भयंकर बैल, 5 सोने के खजाने, 12 चांदी के खजाने। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार उन्हें काफी फायदा हुआ। धत तेरे की, क्या शेर के सिर वाले भालू इतने ही हैं? मैं अभी भी डेजर्ट ईगल की ताकत टेस्ट करना चाहता था। लिन यू के लिए ये बड़े और खतरनाक म्यूटेंट जीव बिना चेन के भी कागज के शेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। कवच पहने, मैकेनिकल आर्म पहने और भारी हथियार चलाते हुए लिन यू उन खतरनाक म्यूटेंट जीवों के बजाय इस इलाके के राजा जैसा लग रहा था। लेकिन 5 मिनट तक कोई दूसरा शेर के सिर वाला भालू न देखकर लिन यू ने आखिरकार डेजर्ट ईगल को नीचे रखा, सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस लगाया और जाने के लिए तैयार हो गया। किसने सोचा होगा कि सिस्टम मुझे सच में इस जगह फेंक देगा? लेकिन वो चीज जिसे मिथिकल जायंट बीस्ट कहते हैं, उसका नाम काफी यूनिक है। लिन यू ने इलाके के नक्शे पर नजर डाली। ये जगह उसके शेल्टर से बहुत दूर थी। कम से कम ये डेजर्ट जोन के अंदर नहीं था, बल्कि डेजर्ट के ठीक पश्चिम में कम से कम 700 या 800 किलोमीटर की बड़ी दूरी पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम उसे सीक्रेट रेल से शेल्टर से इतनी दूर क्यों ले जाएगा। ये लॉजिक समझ से बाहर है। अचानक लिन यू को अपनी उंगली में खुजली महसूस हुई। उसने उसे रगड़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुको, ये वही जगह है जहां मैंने पहले चाकू की नोक से छेद किया था। लिन यू ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी उंगली पर उस जगह को ध्यान से देखा जिसमें उसने छेद किया था, जब उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटा सा घाव गायब हो गया था। क्या हो रहा है? कोई निशान तक नहीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता वापस क्यों आ गई? लेकिन रुको, उसके हाथ पर लगे लंबे कट का क्या? उसने सेलेस्टियल ड्रैगन आर्मर उतारा और देखने के लिए अपनी बांह घुमाई, लेकिन फिर से चौंक गया कि घाव गायब हो गया था और सिर्फ चिकनी स्किन बची थी। क्यों? सेल्फ हीलिंग एबिलिटी वापस क्यों आ गई है? लिन यू को यकीन नहीं हो रहा था कि सीक्रेट दुनिया में जो घाव थोड़े दर्दनाक थे, वे दूसरी दुनिया में पहुंचने पर अचानक गायब हो गए थे। असंभव, क्या हो रहा है? क्या ये क्षमता रुक रुक कर हो सकती है? क्यों? लिन यू को लगा कि वह इस काबिलियत से पागल होने वाला है। उसने फिर से खंजर पकड़ा और अपनी उंगली पर एक और कट लगा लिया। जल्दी ही खून बहने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद घाव भर गया। लिन यू को लगा कि इस काबिलियत में कुछ गड़बड़ है। ये सीक्रेट रेल में घाव क्यों नहीं भर सका, लेकिन यहाँ काम क्यों किया? क्या यह उस पौराणिक विशालकाय जानवर का प्रभाव था, या शायद यह एबिलिटी सीक्रेट रेल में इस्तेमाल नहीं हो सकती थी लेकिन दूसरी दुनिया में काम करती थी? अगर यह पहली बात होती तो यह अच्छी बात नहीं होती। सीक्रेट रियल्म, टोक्यो रीजन मिथिकल जायंट बीस्ट किम्बरक को सर्वाइवल लिन यू ने हरा दिया है। टोक्यो क्षेत्र शुद्ध हो गया है। टोक्यो रीजन के सभी सीक्रेट रेल मॉन्स्टर अब अंदर नहीं आ सकते। एयर ड्रॉप रिवॉर्ड सर्वाइवल लिन यू को भेजा जाएगा। सर्वाइवल लिन यू के लिए एक एक्सक्लूसिव प्राचीन सीक्रेट दायरे का गेट खोला जाएगा। इस समय सिस्टम ने अचानक बहुत सारी जानकारी भेज दी, जिससे लिन यू के विचार बाधित हो गए। जैसे ही सिस्टम की आवाज गायब हुई, लिन यू ने फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस को एक्टिवेट किया और आसमान में चढ़ गया। लिन यू को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से मिथिकल जायंट बीस्ट को हराने से टोक्यो रीजन के लिए तथाकथित प्यूरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। सिस्टम ने जल्द ही इस तथाकथित प्यूरिफिकेशन का मतलब समझा दिया। तो ये सीक्रेट रेल मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल सकता है। लगता है मुझे उस समय आग नहीं लगानी चाहिए थी। आसमान में उड़ते हुए लिन यू ने सावधानी से अपने आसपास देखा। भले ही दिन में कोई उड़ने वाला म्यूटेंट जीव उड़ता हुआ नहीं होगा, फिर भी वह ज्यादा सावधान नहीं रह सकता था। कौन जानता है कि कब अचानक कोई स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड आ जाए। लिन यू का मानना था कि पिछली बार जब सीक्रेट रेल गेट उसके दरवाजे पर और फिर फे यू के पास खुला था, तो वे निश्चित रूप से अलग थलग घटनाएं नहीं थी। और इस ग्रह के उन मॉन्स्टर्स को इस दूसरी दुनिया में लौटने के बाद शायद किसी सो कॉल्ड एडेप्टेशन प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि वे पहले से ही इस दूसरी दुनिया के विशाल आसमान में उड़ रहे हों, जमीन के नीचे गहरे में। वे नए खतरे भी बन जाएंगे, जिससे इस दुनिया में बचे हुए इंसानों को खतरा होगा। उड़ते समय लिन यू ने इलाके का नक्शा खोला और उसे अपनी नजर के ऊपरी दाएं कोने में रख दिया। शेल्टर अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर था, और हालांकि वह टैक्टिकल सैंड कार को सीधे वापस चला सकता था, लेकिन यहाँ का इलाका बहुत मुश्किल था। समतल जमीन मिलने से पहले वह प्राइमरी मोबिलिटी के लिए सिर्फ सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस पर ही भरोसा कर सकता था।
लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, ऐसे मॉन्स्टर को मारने पर भी इनाम मिलता है, एयर ड्रॉप रिवॉर्ड और तथाकथित एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रेन गेट। पहले इनाम बड़े जीवों को हराने या अंडरग्राउंड खंडहरों को तोड़ने से मिलते थे, जैसे एयर ड्रॉप चेस्ट। सीक्रेट रेल मॉन्स्टर्स को मारने पर कभी भी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आए, यहाँ तक कि पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन या जायंट बीटल को हराना भी कोई अलग बात नहीं थी। तथाकथित मिथिकल जायंट बीस्ट को हराना और एयर ड्रॉप पाना वाकई में अनएक्सपेक्टेड था। एयर ड्रॉप, वह चीज पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखती है, इसलिए ये कम से कम एक पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट तो होना ही चाहिए। ये सोचते हुए लिन यू ने एक्सेलरेशन बटन दबाया। अंदर क्या है, ये जानने के लिए उसे अपनी आंखों से देखना पड़ा। 8 जैक पाइपों से लगातार नीली हरी लपटें निकल रही थीं। जमीन से लगभग 70 से 80 मीटर की ऊंचाई पर सीधी लाइन में उड़ते हुए लिन यू लगातार आगे बढ़ता रहा। नीचे चौड़ी नदियां धीरे धीरे पतली होती गईं, और जो जमीन कभी लंबी घास और बड़े पेड़ों से ढकी थी, वह धीरे धीरे चट्टानों और बर्फ से ढक गई। ठंड महसूस होने पर लिन यू ने अपने स्टोरेज स्पेस से मोटे कपड़े पहन लिए। उसने ऊपर देखा, पास ही में बर्फ की एक चोटी थी जो नुकीले खंजर की तरह खड़ी थी। यह एक ऐसा पठार था जहां रहा नहीं जा सकता था, लेकिन इस पठार को पार करने पर विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुंचा गया। उसने आसपास कोई शेल्टर या रिफ्यूजी विलेज नहीं देखा था, और इस इलाके में म्यूटेंट जीव भी कम थे। इस पहाड़ी इलाके में मौत का इलाका था। शुक्र है कि यहाँ बर्फ नहीं पड़ रही थी, नहीं तो हवाई जहाज से भी पार करना नामुमकिन होता। लिन यू बिना रुके आगे बढ़ती रही, फ्लेम स्प्रे का स्विच फिर से चालू किया और एक बार फिर शेल्टर की दिशा कंफर्म की। बर्फ की चोटी के ऊपर पहुंचने के बाद जमीन धीरे धीरे नीचे उतरती गई। जैसे ही लिन यू की पीठ पर फ्लेम स्प्रे बहुत गर्म हो गया, वह आखिरकार एक ही बार में करीब 100 किलोमीटर उड़ गया और उसे डेजर्ट जोन ज्यादा दूर नहीं दिखा। यहाँ शेल्टर अभी भी 200 से 300 किलोमीटर दूर था, लेकिन यहाँ पहुंचने का मतलब था कि आप सुरक्षित हैं, है ना? फिर भी जब सिस्टम ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला, तो उसने उसे सीधे शेल्टर में टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया, बजाय इस दूर की जगह पर? ये सवाल मन में ही था। लिन यू एक पहाड़ी की चोटी पर उतरा और वहां एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया। इतनी लंबी उड़ान के बाद उसे कुछ आराम की जरूरत थी। इसके अलावा उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था। टोक्यो को शुद्ध करना, ये पक्का करना कि वहां कोई म्यूटेंट जीव न बचे। अगर बड़े जीवों को हराकर ऐसा किया जा सकता है, तो उन्हें लगातार मारने से और भी इलाके आजाद हो सकते हैं। हालांकि इस सीक्रेट रेल में एक्सपीडिशन से काफी अच्छी चीजें मिली, लेकिन कुल मिलाकर यह उनकी उम्मीदों से अलग था। किसी को भी वहां पहाड़ जैसे जीव से लड़ने की उम्मीद नहीं थी, है ना? एक पौराणिक विशालकाय जानवर, इसका रूप अभी भी परेशान करने वाला है। राक्षस की तस्वीरों को याद करते हुए लिन यू ने सोचा, हर डिटेल को अपनी याददाश्त से मिलाया। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। सिस्टम से फोटो निकालकर उसने जल्दी से उनकी तुलना की और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा कि उसे सही जवाब मिल गया है। तो यह ऐसा ही है, तो बस यही बात है। मुझे पता था कि मैंने इस पौराणिक विशाल जानवर को कहीं देखा था। लिन यू पश्चिमी रेगिस्तान में नए बने अंडरग्राउंड शेल्टर में सोफे पर बैठे हुए, हाथ में सिस्टम टैबलेट पकड़े हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। टैबलेट पर 2 तस्वीरें एक दूसरे के बगल में रखी थीं। उनमें से एक तथाकथित पौराणिक विशाल जानवर कैम्बरिक का सामने से दृश्य था। दूसरी चीज कुछ और थी जिसकी उसने पहले फोटो खींची थी। किसने सोचा होगा कि इन दोनों चीजों के चेहरे लगभग एक जैसे हैं। लिन यू ने दूसरी फोटो को बड़ा करके फिर से देखा। एक बहुत बड़ा सिर, हर दिशा में बिना किसी मकसद की फैली हुई लंटें, और वह अजीब सिर और बहुत बड़ा मुंह। वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ये फोटो पेट्रोलियम रिवर बेस पर बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह में पत्थर की मूर्ति का फुल बॉडी शॉट था। उस समय लिन यू को जमीन के नीचे खड़ी पत्थर की बड़ी मूर्ति थोड़ी डरावनी लगी, इसलिए उसने सिस्टम कैमरे का इस्तेमाल करके उसे रिकॉर्ड कर लिया। असल में उस समय उन्होंने उस बड़ी पत्थर की मूर्ति के नीचे और आसपास बहुत सारे छिपकली जैसे आदमियों से लड़ाई की और एक रत्न हासिल किया। उन्हें ये भी पता चला कि वह जगह दीवार पर बनी पेंटिंग में दिखाई गई वेदी थी। लेकिन उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि मूर्ति और उस बड़े जानवर का चेहरा इतना एक जैसा दिखेगा। लेकिन मूर्ति का शरीर उस पुराने जमाने के बड़े जानवर जैसा नहीं था। अगर कुछ था तो वह इंसान के शरीर जैसा ज्यादा लग रहा था, जबकि पुराने जमाने के बड़े जानवर के 8 पैर थे, जो ज्यादा बड़े जानवर जैसा लग रहा था, और उसकी पीठ पर पेड़ पौधों की एक परत भी उगी हुई थी या कुछ और। उस समय
उन्हें ये बात जानी पहचानी लगी और वे इसे इस पहलू से जोड़ नहीं पाए। ये बस अभी अचानक हुआ था और दोनों फोटो की तुलना करने पर ऐसा लगा कि सिर्फ सिर ही एक जैसे सांचे में बने हैं। ये दोनों एक जैसे हैं। अगर आप लिज़र्डमैन के गुणों पर गौर करें तो ये समझ में आता है। लिन यू ने याद किया कि लिज़र्डमैन पूजा के लिए स्ट्रेंज रैट, स्टॉर्म फ्लाइंग लिज़र्ड और पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन की मूर्तियां बनाते थे, जिससे पता चलता है कि यह तथाकथित पौराणिक विशाल जानवर लिज़र्डमैन की नज़र में काफी महत्वपूर्ण था। वे शायद इस बड़े राक्षस को भगवान मानते थे, इसलिए उन्होंने इससे दिव्य दर्जा दिया। इसके सिर को लिज़र्डमैन जैसे शरीर के साथ जोड़कर एक बड़ी मूर्ति बनाई जो लिज़र्डमैन की पूजा का मुख्य केंद्र बन गई। अब तक लिन यू के पास जो जानकारी थी उसके आधार पर वह यही नतीजा निकाल पाया है। हालांकि वह राक्षस निश्चित रूप से अकेला नहीं था। कम से कम उन्होंने पेरिस में एक और देखा था और यह निश्चित रूप से वही था जो उस समय बुझ गया था। बस पेरिस वाला उतना बड़ा नहीं था और टोक्यो वाला भी शुरू में उतना ही बड़ा था। क्या वे ऐसे जीवन रूप हो सकते हैं जो बड़े और विकसित हो सकते हैं? पहले वाले और जिससे उसने अभी अभी लड़ाई की थी, दोनों का आकार पूरी तरह से अलग था। 6 पैरों से 8 पैरों तक, और उसकी पूंछ काफी छोटी लग रही थी। जबकि उसके शरीर का आकार बढ़ गया था, ऐसा लग रहा था कि उसके टेंड्रिल भी कई गुना बढ़ गए थे। विकास। दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद अगर कोई ऐसा जीवन रूप पहचाने जो विकसित हो सकता है, तो वह लिटिल आइस लिजर्ड ही लगेगा। भले ही लिटिल आइस लिजर्ड्स बहुत ही अजीब बॉन्डर इवोल्यूशन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे इस दुनिया में अपनी तरह के अकेले लगते हैं। फ्लेम स्प्रे अभी भी बहुत गर्म था। लिन यू ने मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और उसे शेल पर डाल दिया, जिससे तुरंत मोटी भाप उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय तक इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लिन यू खड़ी हुई और बाहर चली गई। अब तक लगभग शाम हो चुकी थी। शेल्टर 200 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूर था, ज्यादा दूर नहीं। अगर वह टैक्टिकल सैंड बगी में वापस जाता तो उसे लगभग 3 मीटर ऊंची घास के बीच से रास्ता बनाना पड़ता और उसके पास इसके लिए ज्यादा पत्थर नहीं थे। वर्ल्ड ट्रेड मॉल में पत्थर बेचने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन लिन यू के स्टोरेज स्पेस में ज्यादा चीजें पत्थर के बदले नहीं मिल पा रही थी। टोक्यो टावर की छोटी सोवेनियर दुकान से मिले सोवेनियर को रखने के बाद लिन यू ने एक पल सोचा और उन सभी को ऑक्शन आइटम के तौर पर मार्क कर दिया। ये चीजें ज्यादा कीमती नहीं थीं। आखिरकार टोक्यो टावर के वे प्लास्टिक या मेटल के यादगार तोहफे, जिन्हें 30 साल पहले हटा दिया गया था, बस जगह घेर रहे थे। बेहतर होगा कि उन्हें एक ही बार में पत्थरों से बदल दिया जाए। पत्थरों को सीधे शेल्टर तक सड़क में बदल दो। बस ये पक्का नहीं है कि वह कितना एक्सचेंज कर सकता है। सारे यादगार सामान वहां फेंकने के बाद लिन यू ने इस बार सिर्फ रिफ्यूजी विलेज के लीडर्स के लिए ही खरीदारी नहीं की, उसने बस एक एजेंट लेबल लगा दिया। बाकी के लिए उसे सच में लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह बदल सके। इस मामले में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट या कुछ और काम का नहीं लगा। एयर कंडीशनर या टेलीविजन की बात करें तो ज्यादातर टूटे हुए थे। लिन यू को यकीन नहीं था कि उसके जैसे और लोग भी होंगे जिन्हें खजाने से हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन जैसी दिव्य कलाकृति निकालकर उन्हें तोड़ने का मौका मिलेगा, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। अगर यह सच में काम नहीं करता है तो मैं फेयू से पहले कुछ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहूंगा और बाद में उसे कुछ दूंगा। वैसे भी मैं निश्चित रूप से यहाँ आराम नहीं कर सकता। लिन यू ने पठार की ओर धीरे धीरे डूबते सूरज को देखा और सच में उसे शेल्टर की थोड़ी याद आने लगी थी। बाय और मेंग को मेरे बारे में बहुत चिंता हो रही होगी। अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस आकर लिन यू ने मेन दरवाजा बंद कर दिया और दीवार पर एक टॉर्च जला दी। 40 वर्ग मीटर की जगह में लिन यू सोफे पर बैठी कोने में टिमटिमाती टॉर्च को देख रही थी। उसके चारों ओर सिर्फ टॉर्च की चटकने की आवाज गूंज रही थी, वरना सन्नाटा था। इन सभी साधारण चीजों को देखते हुए लिन यू ने अचानक सोचा कि जब वह पहली बार इस दूसरी दुनिया में आया था तो यह अब से बहुत अलग नहीं था। तो क्या वह भी सिर्फ 40 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा कमरा नहीं था? सोफे पर बैठे हुए लिन यू ने सिस्टम टैबलेट खोला। उन्होंने पहले सिस्टम ट्रेडिंग मॉल को चेक नहीं किया, बल्कि कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए वर्ल्ड चैनल को देखा। लेकिन उन्हें दुख के साथ पता चला कि यह एक पर्सनल फैन क्लब बन गया था। सभी लोग एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। ये टोक्यो सीक्रेट रेल में मिथिकल जायंट बीस्ट को हराने के बारे में था। हे भगवान, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई आसमानी भगवान हूं जो धरती पर उतरा है। इस समय लिन यू के मन में तारीफ के बारे में ज्यादा विचार नहीं थे।
वह बहुत साफ सोच वाला था। इस बार मिथिकल जायंट बीस्ट को हराने से उसे सच में एक ऐसी मुश्किल का अनुभव हुआ जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था, और उसे वह खुशी महसूस हुई जो बहुत पहले खो गई थी। लेकिन बस इतना ही था। एक काल्पनिक बड़ा जानवर आखिर में हाड़ मांस का बना जीव ही होता है, जब तक समय काफी हो और अगर वह काफी सह सके तो लिटिल मैन की मदद के बिना भी वह उसे जिंदा ही खत्म कर सकता है। वह स्टॉर्म रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को वापस लाने के लिए एंशिएंट गेट तक उड़कर भी जा सकता था, उस मॉन्स्टर पर कई हमले कर सकता था, यह मानते हुए कि 400 मीटर का वह जानवर तेज चेन धमाकों और झुलसने का सामना नहीं कर पाएगा। पौराणिक विशालकाय जानवर अजेय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा बड़ा है। जब तक आप बहुत पास नहीं जाते तब तक मिथिकल जायंट बीस्ट से कोई असली खतरा नहीं है। नहीं वह आग उगलता है, बिजली गिराता है या जहरीला कोहरा छोड़ता है। ये बस एक बड़ा आदमी है जिसके पास बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है। उपलब्धि का एहसास। सच में उस बड़े राक्षस को लगभग अकेले ही खत्म करना बहुत संतोषजनक था। और तो और उसने वहां एक ही आग से अनगिनत म्यूटेटेड जीवों को भी जला दिया। लेकिन सच कहूं तो जब तक वह सीक्रेट दायरे और असल में धरती पर सभी पुराने जमाने के बड़े जानवरों को खत्म नहीं कर देता, उसे कोई खास गर्व या घमंड महसूस नहीं होगा। स्क्रीन पर तारीफ तो थी ही, लेकिन कुछ गालियां और बदनामी भी थी। लिन यू ने देखा कि ये सभी लोग जापान से थे और उसके इस बड़े कदम से काफी नाराज लग रहे थे। सच में इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाने से एक एरिया पूरी तरह साफ हो जाएगा, सीक्रेट दायरे में अनगिनत एक्सोटिक बीस्ट्स खत्म हो जाएंगे। शायद मुझे धरती को नॉर्मल करने का कोई तरीका मिल गया हो। लिन यू को ऐसा लगा जैसे उसे एक ऐसा रास्ता मिल गया हो जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी। शुरू में उसने सोचा कि एक लंबा समय होगा जिसके दौरान इंसानों को सीक्रेट रेल में एक्सोटिक बीस्ट्स का सामना करना पड़ेगा और उन्हें लगातार खत्म करना होगा। शायद उन्हें कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और सबसे अच्छा नतीजा ये होगा कि धरती पर उनके साथ रहना। लेकिन इस बार लिन यू को लगा कि सिस्टम इंसानियत को उम्मीद दे रहा है। पौराणिक विशालकाय जानवर को खत्म करके वे उस इलाके को शुद्ध कर सकते थे, इस तरह इंसानियत की उपजाऊ जमीन पाना। लिन यू सोच सकती थी कि इस दूसरी दुनिया में इंसान हर चीज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उस बड़े शहर में मौजूद बहुत सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक के बाद एक मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। हालांकि उसे दोबारा बुलाए बिना धरती पर वापस जाने का कोई पूरा रास्ता नहीं मिला था, लेकिन अब आगे बढ़ने की एक जरूरी वजह लग रही थी। लगता है कि भविष्य के लिए जरूरी लक्ष्य तय करने का समय आ गया है। लिन यू ने सोचा कि उसे जो करना था वह अब बहुत साफ हो गया था। शुरू में सीक्रेट रेल में अलग अलग सामान इकट्ठा करने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसका मिशन जितना हो सके पुराने जमाने के बड़े जानवरों को खत्म करना है। जहां तक दूसरे रिसोर्स की बात है, वह उन्हें बस ऐसे ही इकट्ठा कर सकता था। और इस दूसरी दुनिया में लिजर्डमैन को खत्म करना पहला लक्ष्य होना चाहिए, जबकि शेल्टर बनाना दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। जहां तक एक्सप्लोरेशन के उस गेट की बात है, लिन यू ने इसे अभी के लिए टालने का फैसला किया। एक बार जब लिटिल आइस लिजर्ड्स एक बार फिर से विकसित हो जाएं, तो शायद वह थोड़ा अलग अलग तरह के काम करने के बारे में सोच सकते हैं। फेई यू से पूछो, यह आदमी बहुत समय से चुप है। लिन यू ने फेई यू की चैट विंडो खोली और उसे एक मैसेज भेजा। फेई यू, तुम्हारी तरफ सब कैसा चल रहा है? अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे एक मदद चाहिए, बेशक मैं सही मुआवजा दूंगा। मैसेज भेजने के बाद लिन यू को तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। वह आदमी शायद कुछ करने में लगा हुआ है या सीक्रेट दुनिया में खोजबीन कर रहा है। लिन यू ने इस बारे में सोचा और फिर से फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस की ओर चल पड़ी। ये चीज उसे हवा में ऊंचा उड़ा सकती थी, लेकिन इसके कुछ साफ नुकसान भी थे। ये सहन शक्ति काफी नहीं थी और कूलन वाकई एक बड़ी समस्या थी। नहीं तो लिन यू ने सोचा कि वह इसका इस्तेमाल करके पूरे दूसरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल टूर कर सकता है, ये देखने के लिए कि क्या इस दूसरे वर्ल्ड में सच में कोई बैरियर है, अगर यह सच में वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। लेकिन अभी के लिए, जब तक वह फ्लेम स्प्रे की एंड्योरेंस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता, अगर वह कुछ करना चाहता है तो उसे अभी भी बाई पर ही डिपेंड रहना होगा। इंतजार के समय लिन यू ने आराम नहीं किया। वर्ल्ड चैनल पर ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें वहां रुकना जरूरी नहीं लगा, तो उसने बस हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्क स्टेशन निकाला और सीक्रेट रेल से लाए सारे सामान को अलग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बिजी रहने के बाद लिन यू ने ब्रेक लिया और फिर सिस्टम टैबलेट खोलकर उन ट्रैवल सोवेनियर को देखा जिन्हें उसने ऑक्शन के लिए रखा था। क्या ये चीजें सच में इतनी कीमती हैं?
इतनी सारी बोलियां क्यों लग रही हैं? लिन यू ये देखकर हैरान थी कि बोली लगाने वाले अंदर जाने के लिए लगभग अपनी गर्दन तोड़ रहे थे। सिर्फ कुछ हजार ट्रैवल सोवेनियर के साथ लगभग 10 लाख लोग बोली लगा रहे थे। इन लोगों के सिर, ओह, वे सभी नियॉन लोग हैं। इससे ये समझ में आता है। बोली लगाने वालों पर एक नजर डालने पर पता चला कि उनमें से लगभग 90% के नाम 4 या 5 अक्षरों वाले थे, जिनके बीच में या तो को, या सन, या रो था। लगता है नियॉन लोगों को सच में ये बेकार की चीजें पसंद हैं। सोचिए अगर उन्हें पता चले कि टोक्यो टावर पहले ही तोड़ दिया गया है और टोक्यो भी एक बड़े जानवर की बीच से भर गया है, तो वे क्या सोचेंगे? वर्ल्ड चैनल पर नजर डालते हुए, ओह, वे जानते हैं। तो फिर ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन यू ने उन्हें एक एक करके बदलने के लिए क्लिक किया। सबसे उदार व्यक्ति ने तो टोक्यो टावर की चेन के लिए 10 यूनिट पत्थर का व्यापार भी किया, जो सच में अविश्वसनीय था। जल्द ही लिन यू ने उन बेकार चीजों को अपनी जरूरत के पत्थरों से बदल दिया और उन पत्थरों ने धीरे धीरे उसके स्टोरेज की जगह भर दी और चीजों की जगह ले ली। अरे वाह, चलो सड़क बनाना शुरू करते हैं। अब ये काफी होना चाहिए, है ना? पत्थरों की कुल संख्या लगातार बढ़ते देखकर लिन यू ने आग फेंकने वाले उड़ने वाले डिवाइस को, जो थोड़ा ठंडा होने के बावजूद अभी भी थोड़ा गर्म था, रख दिया और जमीन के नीचे बने शेल्टर पर एक आखिरी नजर डाली। हालांकि यह पहले जैसा ही था, लेकिन उसके शेल्टर के साथ पास का एक बड़ा एरिया भी हल्का नीला हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह भविष्य में सब बेस के लिए सही चॉइस नहीं थी। सब बेस, ठीक है। जब मैं पहले से ही यहाँ हूँ, तो क्यों न टेस्ट कर लिया जाए कि यहाँ आसपास कोई मिनरल है या नहीं। अगर सच में कोई नहीं है, तो मैं वापस आने की जहमत नहीं उठाऊंगा। ये सोचकर लिन यू ने जल्दी से भारी भरकम मिनरल रिसोर्स रिजर्व डिटेक्टर निकाला और उसे सेट कर दिया। इसे डीजल जनरेटर से जोड़कर लिन यू ने जल्द ही इसे चालू कर दिया और धीरे धीरे स्क्रीन पर फ्लोरोसेंट टेक्स्ट की लाइनें दिखने लगी। ... पता लगाना शुरू हुआ। पता लगा रहा है। 22%, 0.79%, 100%, तांबा 19%, कोयला 44%, क्रोमाइट 37%... पता लगाना पूरा हुआ। कॉपर माइनिंग के लिए 42 दिन, कोयला खनन के लिए 97 दिन, क्रोमाइट 81 दिनों के लिए माइन किया जा सकता है। मिनरल कैटेगरी का डेप्थ स्कैन जारी है। पूरा होना। कॉपर की गहराई जमीन से 18 मीटर ऊपर से 134 मीटर नीचे तक। कोयले की गहराई जमीन से 65 मीटर से 150 मीटर नीचे। क्रोमाइट की गहराई जमीन से 55 मीटर से 255 मीटर नीचे। अरे वाह, क्या सच में कोई खदान है? हालांकि जमाव की गहराई पहले की तुलना में कुछ ज्यादा है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। कॉपर और कोयला तो है ही, लेकिन लिन यू क्रोमाइट को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इस रेगिस्तान में तुरंत ही एक सीधी सड़क दिखाई दी, जो सीधे पूर्व की ओर जा रही थी। इस सड़क पर एक टैक्टिकल ड्यून बगी अपनी हाई बीम ऑन और इंजन की गर्जना के साथ तेजी से गुजरी, जिससे तेज हवा का बहाव हुआ और दोनों तरफ की लगभग 3 मीटर ऊंची जंगली घास झुक गई। लिन यू ने लगातार आगे सड़क की हालत का पता लगाया और शेल्टर तक बची दूरी का भी हिसाब लगाया। 10 किलोमीटर की सड़क जल्द ही खत्म हो गई और लिन यू ने धीरे से कार रोकी, फिर 10 किलोमीटर और सड़क बनाई। ऐसा कई बार दोहराने के बाद सूरज डूब गया और वह अपने शेल्टर से 100 किलोमीटर से भी कम दूर रह गया। एक और ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के बाद लिन यू, जिसे ट्रैवल सोवेनियर की वैल्यू की नई समझ मिली, ने बाकी सभी चीजें एक्सचेंज कर ली और फिर लिज़र्डमैन के पसीने का खून अपने ऊपर लगा लिया। रात का समय म्यूटेटेड जीवों के लिए पागलपन का समय था और लिन यू ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इतनी देर तक चलने की उम्मीद नहीं थी। सड़क के लिए बाकी सारे पत्थर बिछाने के बाद लिन यू आखिरकार शेल्टर से 1 दर्जन किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गया। पत्थर पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद उसके पास बाहर निकलने और वापस आने का दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक बार फिर सुपर एलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस लगाकर लिन यू ने इसे स्टार्ट किया और रात के आसमान में नीली बैंगनी लिपटों के 8 गुच्छे चमक उठे और जल्द ही अपने नाइट विशन डिवाइस से उसने सफेद ड्रैगन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। गावू गावू। लिन यू की वापसी पर बाई बहुत खुश था, लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसके तुरंत बाद भारी कदमों की आहट सुनाई दी और जानी पहचानी बड़ी आकृति बंजर जमीन पर दिखाई दी। बुआ, जियाओ मेंग दहाड़ी, लेकिन लिन यू उस आवाज में अंतहीन खुशी सुन सकती थी। साथियों का उसके लौटने का इंतजार करना बहुत अच्छा लगा।
लिन यू लगातार नीचे उतरी और शियाओ मेन के बगल में उतरी। छोटे लड़के ने बिना कुछ कहे उसे तुरंत अपनी चौड़ी पीठ पर बिठा लिया। पहले के उलट इस बार वह धीरे धीरे और आसानी से चला। लिन यू ने आसमान की ओर देखा, जहां 2 सुनहरे पूरे चांद चमक रहे थे। चांदनी में सफेद ड्रैगन हवा में नीचे उड़ रहा था और चांदी जैसी सफेद जमीन पर उसकी बहुत लंबी परछाई पड़ रही थी। दूर से रोशनी से जगमगाता शेल्टर काफी गर्म लग रहा था। डॉट 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 एक रात जल्दी ही बीत गई। सुबह सुबह गर्म और आरामदायक शेल्टर के बेडरूम में लिन यू, जिसने रात को आराम किया था, ने धीरे से स्पेस स्लीप पॉड का कवर खोला और बाई की तरफ देखा, जो अभी भी बेडरूम के दूसरे कोने में सो रही थी। ये छोटा बच्चा एक भेड़ की खाल की चटाई पर सोने के लिए बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए कल रात ये एहसास होने के बाद लिन यू ने 4 भेड़ की खाल की चटाई को मिलाकर एक बड़ा कालीन बनाया और उसे बेडरूम के एक कोने में सिर्फ बाई के आराम के लिए रख दिया। जमीन के नीचे बने खंडहरों में आए इस लिजर्ड गुफा से आए जियाओ मेन जैसे छोटे बच्चों के उलट बाई को इस बेडरूम में रहना ज्यादा पसंद था। लिन यू को अब भी समझ नहीं आया कि बाई का अंडा कहां से आया। जिस व्यक्ति ने इसे 100 मिलीलीटर पानी के बदले बेचा था, वह बहुत पहले चला गया था और कोई सुराग नहीं छोड़ा। लिटिल आइस लिजर्ड्स को देखकर लगता है कि वे पक्का इतने बड़े अंडे देने लायक जीव नहीं थे। और तो और वे काफी समय से यहाँ हैं, फिर भी उनमें से किसी ने भी अंडे नहीं दिए। अब ऐसा लगता है कि इस छोटी बाई की शुरुआत एक रहस्य है। गावू, बाई ने अचानक लिन यू की नजर में अपना सिर उठाया। मानिक जैसी आंखों वाला यह आदमी भेड़ की खाल की चटाई पर लेटा हुआ चुपचाप अपने मालिक को देख रहा था। बाई, तुम कहाँ से आए हो? लिन यू उसके पास गई और उसके बड़े सिर पर थपथपाया। काफी बड़ा हो जाने के बाद बाई अब वह छोटी बर्फीली छिपकली नहीं रही जो पहले थी। वह एक ताकतवर और शक्तिशाली ड्रैगन बन गया था जो आसमान में उड़ रहा था। बाई को लिन यू की बातें समझ में आईं और उसने अपना पोस्चर बदला, भेड़ की खाल की चटाई पर बैठ गया, फिर अपने 2 बड़े पंजों से हवा में एक इलिप्स बनाया। वाह, तुम्हें तो ये भी पता है कि तुम अंडे से पैदा हुए हो। तुम्हें और क्या याद है? लिन यू को उम्मीद नहीं थी कि बाई को इतनी पुरानी बातें याद होंगी, लेकिन सच में इस दूसरी दुनिया में आने के बाद से अभी सिर्फ 41वां दिन ही बीता है। बाई 30 दिन पहले आई थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे ये बहुत पहले हुआ हो। लिन यू ने दीवार की तरफ हाथ हिलाया और जल्द ही आज का टेम्परेचर और हवा की स्पीड जैसी जानकारी वहां दिखाई देने लगी। 10 डिग्री और हवा भी ग्रेड 3 या 4। हर दिन लिन यू को लगता था कि मौसम का अनुमान अजीब लग रहा है। पिछली आपदा के दौरान किसने सोचा होगा कि 60 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा और जिंदा रहने के लिए एयर कंडीशनर चलाना पड़ेगा या सॉल्टपीटर से बर्फ बनानी पड़ेगी। हाइपरऑक्सीजनेशन आपदा, ये कितनी गंभीर हो सकती है? सोचते हुए लिन यू बाई के साथ रसोई में चली गई। ऐसा लग रहा था कि बाई को स्क्रैम्बल्ड एग्स बहुत पसंद है और उसने एक बार फिर लिन यू को इशारा किया कि वह इसे खाना चाहता है। ठीक है, तुम्हें ये पसंद है तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत कुछ है और आसानी से खाने के बाद हम बड़ा इंक्यूबेटर देख सकते हैं। अब तक चूजे निकल आए होंगे। लिन यू ने जल्दी से बाई के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बाउल बनाया और न्यूट्रिशन के लिए कुछ सब्जियां भी डाली। जब लंबे समय से इंतजार किया जा रहा स्वादिष्ट खाना तैयार हुआ, तो बाई काफी खुश दिखे और उन्होंने संतुष्ट होकर गावू कहा। तभी किचन का दरवाजा अचानक खुला और लिटिल मेंग ने अपना सिर अंदर डाला। उसने लालच से हवा में मौजूद अच्छी खुशबू को सूंघा और लार तेजी से नीचे टपकने लगी। अरे यार, एक और फूडी आ गया है। छोटी मेंग, तुम यहाँ कैसे पहुंची? लिन यू ने पूछा। हालांकि उसके हाथ में पहले से ही चावल का एक बड़ा कटोरा था और उसने पहले से उबले अंडों को छीलना शुरू कर दिया, उन्हें दूसरे बड़े कटोरे में रखा और उसमें अलग अलग मसाले डाले। लिटिल बाई, जो खाने में मग्न था, कुछ देर के लिए जम गया जब लिन यू ने पूरा उबला अंडा छील दिया। गावू, उसने ज्यादातर खाए जा चुके अंडे चावल को देखा, फिर अंडों को अचानक अपना सिर खेत की तरफ घुमाया और एक दयनीय आवाज निकाली। लिन यू इस छोटे लड़के से खुश थी। बाई, कुछ अंडों से चूजे निकल सकते हैं और कुछ से नहीं। जो हम खाते हैं वे नहीं निकल सकते, इसलिए तुम्हें इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। लिन यू धीरे धीरे बोली और बाई ध्यान से सुन रही थी, ये पक्का करने के लिए कि बाई को पूरी बात समझ आ गई है। लिविंग रूम में लिटिल मेन के लिए अंडा चावल लाने के बाद लिन यू ने बाई को शेल्टर से बाहर बुलाया और सीधे उस बड़े वेयरहाउस की ओर गई जहां इंक्यूबेटर रखे गए थे। गर्म इंक्यूबेटर खोलते ही लिन यू ने अंदर चूजों की चहचहाहट सुनी और बाई तुरंत एक शानदार ड्रैगन से एक अच्छे केयरटेकर में बदल गया। हालांकि असल में यह नर है।
बाय, उन अंडों के छिलकों को देखो। चूजे उनमें से तब निकले जब तापमान और नमी बिल्कुल सही थी, लेकिन वे फर्टिलाइज्ड अंडे होने चाहिए, न कि आम अंडे जैसे जो हम खाते हैं। गावू, बाई को आधा अधूरा समझ आ रहा था, लेकिन अभी उसे चूजों की ज्यादा चिंता थी और वह उन्हें रखने के लिए एक बड़ी टोकरी ले आया। लिन यू ने अंदर जाकर देखा कि कोई बिना सेते हुए अंडे तो नहीं बचे हैं, और फिर बड़ी मशीन को स्टोरेज स्पेस में रख दिया। खेत पर बार बार आना जाना बहुत परेशानी भरा काम है। बेशक जब हम ये कर रहे हैं तो उस मछली पालने वाले टैंक को भी कहीं और ले जाने की जरूरत है। बाई के साथ मीडियम साइज के फार्म पर पहुंचने के बाद बाई ने चूजों को प्लेरूम में रखा, जबकि लिन यू ने फीड में दाना रखा। बड़ी मुर्गियां अनुभवी लोगों की तरह झुंड में आ गईं, खाने के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि नए साथियों को उत्सुकता से देख रही थी। लिन यू इस स्थिति से हैरान नहीं थी। ये बड़े मुर्गे बाई के कमांड में लाइन में लगकर रिपोर्ट करते थे और वफादार सैनिकों की तरह बर्ताव करते थे। ऐसा लगता है कि उनमें एक खास लेवल की इंटेलिजेंस है। ब्रीडिंग केज में लिन यू ने कल के बचे हुए अंडों को आज के नए अंडों के साथ मिलाकर 330 अंडे इकट्ठा किए। उन्होंने सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक एक करके पहचाना और जल्दी से उन्हें दो ढेरों में अलग कर दिया। एक ढेर में 165 फर्टिलाइज्ड अंडे थे और दूसरे ढेर में 155 साधारण अंडे थे। बाय, इस ढेर से चूजे निकल सकते हैं, लेकिन इस ढेर से नहीं, इसलिए या तो हम उन्हें खा लेंगे या वे खराब होकर बेकार हो जाएंगे। बड़े इंक्यूबेटर को वेयरहाउस में रखकर लिन यू ने पावर कनेक्ट किया, दरवाजा फिर से खोला, टैंक में पानी भरा और 165 फर्टिलाइज्ड अंडे इंक्यूबेशन ट्रे में रख दिए। गावू, बाई ने सोचते हुए सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे वो कुछ समझ रहा हो। लिन यू के पास भी कुछ आइडिया थे। जब मुर्गियों की कुल संख्या 1000 से ज्यादा हो जाती है तो वे जानबूझकर मुर्गों की संख्या कम कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइज्ड अंडों की संख्या भी कम हो जाती है और बचे हुए अंडे बेचने के लिए बच जाते हैं। चाहे उबले अंडे हों, पोच्ड अंडे हों, सेंचुरी अंडे हों, यती अंडे हों, ये सभी बहुत अच्छी चीजें होंगी। उस समय वे कीमती सामान में बदल जाते थे, जिससे उसे मनचाही चीजें पाने में मदद मिलती थी। बाय, अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ी देर और यहीं रुक सकती हो, मैं ग्रीन हाउस जा रहा हूँ। लिन यू ने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। ये लगभग एक रूटीन बन गया है, लेकिन हर बार लिन यू ऐसे ही चीजों को छोड़ नहीं सकती थी। कल कुछ अर्जेंट कामों की वजह से उन्हें प्रायोरिटी तय करनी पड़ी थी, लेकिन आज खाली समय होने की वजह से वे ज्यादा काम कर पाए। खैर, अभी के लिए वो सब कुछ कंट्रोल में रखने में कामयाब हो रहा है। गावू, बाई ने सिर हिलाया और खेत में थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया, जबकि लिन यू सीधे ग्रीनहाउस की ओर चली गई। कांच का दरवाजा खोलने पर नमी वाली हवा की एक लहर ने उनका स्वागत किया। हालांकि तापमान थोड़ा ठंडा था, लगता है टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि धूप काफी है, लेकिन दिन ब दिन घटते तापमान के कारण रात में बहुत ठंड हो जाएगी। ट्रॉपिकल फलों को तो भूल ही जाए, पौधों को भी कम तापमान के कारण ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। जैसे ही लिन यू प्लांटिंग प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, उसने 10 छोटी बर्फीली छिपकलियों के सिलहूट देखे। वे प्लेटफॉर्म पर बिना थके सब्जियां तोड़ रहे थे और लिन यू के आने पर भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। हाँ, अब ये ज्यादा सही है। लिन यू ने प्लेटफॉर्म के पास रखी टोकरियों में अलग अलग सब्जियों को जमा होते देखा और खुशी से सिर हिलाया। फिर वो ट्रॉपिकल फल लगाने वाले बक्सों की ओर गया, और हैरानी की बात है कि उसे पता चला कि अनानास पके हुए थे। इसके अलावा और भी अविश्वसनीय बात यह है कि हर अनानास के पौधे में 5 अनानास थे, इसलिए इन 10 पौधों ने 50 अनानास पैदा किए। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हर अनानास के पौधे पर एक फल नहीं होना चाहिए? और ग्रोथ की स्पीड भी बहुत तेज है ना? अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अनानास पहले से ही पूरी तरह से मैच्योर लग रहे हैं। लिन यू को अनानास तोड़ने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते समय हैरानी हुई। अनानास एक ऐसी चीज है जिसे अगर न्यूट्रिएंट्स काफी हो तो बार बार तोड़ा जा सकता है। लिन यू का मानना था कि कुछ दिनों तक ज्यादा पोषण देने के बाद नए अनानास फिर से उगाएंगे और तब तक वह और भी ज्यादा अनानास तोड़ लेंगे। अनानास की अनोखी खुशबू ने लिन यू को मोहित कर लिया। स्ट्रॉबेरी और तरबूज के अलावा ये तीसरा फल था जो उसने इस दूसरी दुनिया में देखा था। अनानास निकालते हुए लिन यू ने उसे ध्यान से देखा। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने धरती पर अनानास देखा था, और गहरे नारंगी सख्त छिलके के नीचे की गूदे से आ रही खुशबू सच में मुंह में पानी ला देने वाली थी। अनानास, कितनी अफसोस की बात है, मुझे इस चीज से एलर्जी है। हालांकि उन्हें लगाते समय वह काफी उत्साहित थे, लेकिन लिन यू को असल में इस फल के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा।
उसे एलर्जी है और यह काफी साफ है। बस एक बार काटने से उसके मुंह के चारों ओर गांठें पड़ जाती थी, यहाँ तक कि नमक के पानी में भिगोए गए अनानास से भी कोई खास असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अनानास का जूस भी मुश्किल से ही चखा जा सकता था, लेकिन उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। छोड़ो, मैं बाद में बाय और दूसरों के लिए कुछ काट लूंगा और बाकी सीधे बेच दूंगा। ये चीज काफी अच्छी बिकनी चाहिए, है ना? धरती पर जिस शहर में लिन यू रहते थे, वहां अनानास गर्मियों का एक पॉपुलर फल माना जाता था। उस समय वो अक्सर उन्हें फलों की टोकरियों में देखते थे, जिन्हें अनाथालय में वे लोग छोड़ जाते थे जो बच्चों को गोद लेना चाहते थे। बाद में नौकरी शुरू करने से पहले उन्होंने अपने काम के पैसों से एक खरीदा, लेकिन कुछ ही बार खाने के बाद छोटे छोटे रैशेस होने की वजह से उन्हें ये स्वादिष्ट चीज छोड़नी पड़ी। आखिर में उन्होंने थोड़ा जूस पी लिया और बाकी फेंक दिया। अब भले ही उसने उनमें से 50 इकट्ठा कर लिए थे, उसे लगा कि चाहे वे कितने भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, वह उन्हें नहीं खाएगा। इसके अलावा इसे शुरू में एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया गया था। उन्होंने दूसरे ट्रॉपिकल फलों के पेड़ों पर नजर डाली और पाया कि वे सभी अच्छी तरह से बढ़ रहे थे। केले 3 मीटर से ज्यादा लंबे हो गए थे, लाल अमरूद का तना आकार लेने लगा था, वैक्स एप्पल भी खिल गया था और लीची और आम भी काफी हेल्दी थे, और नारियल इतने कम समय में 5 मीटर तक बढ़ गए थे। कौन यकीन कर सकता था? इन फलों के पेड़ों को देखकर, जो अच्छे लग रहे थे, लिन यू को सच में और फल और सब्जियां लगाने का मन हुआ। अगर एक पूरा ग्रीन हाउस सब्जियों से भरा हो और दूसरा फलों से भरा हो, तो इतने बड़े पैमाने पर सर्वाइवर की रिफ्यूजी विलेज को भरपूर सप्लाई मिल सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब मुख्य समस्या रात में गर्मी की समस्या थी। ग्रीन हाउस के साथ कंबल और एक रोलिंग शटर भी आया, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। और फायरप्लेस, जिसने पहली आपदा के दौरान उन कम तापमान वाले दिनों में उन्हें जिंदा रहने में मदद की थी, अब काम पर लगने के लिए तैयार लग रहा था। और ठीक है, क्या सिस्टम ने एयर ड्रॉप और एक खास एंशिएंट सीक्रेट रेन गेट के बारे में बताया था। ग्रीनहाउस से बाहर निकलकर उसने चारों ओर देखा और आखिरकार मेल्टिंग फर्नेस के पास उसे वह चीज दिखी जो उसे चाहिए थी। एयर ड्रॉप लकड़ी का बक्सा। लिन यू ने पास ही रखे एयर ड्रॉप लकड़ी के बक्से को देखा, जो बहुत जाना पहचाना था, और संतुष्टि से सिर हिलाया। सिस्टम के एयर ड्रॉप कभी निराश नहीं करते। सबसे बुरा है गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, और इस बार उस बहुत बड़े मिथिकल जायंट बीस्ट को हराने के बाद पक्का इस बॉक्स का सामान थ्रिलिंग होगा। उदाहरण के लिए पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट। लिन यू को अब तक जो सबसे अच्छा चेस्ट मिला है, वह पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट है। पिछली बार उसे ये तब मिला था जब सिस्टम ने डेजर्ट रीजन का पूरा मैप सामने लाने पर इसे एयरड्रॉप किया था। पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट से एक मिड रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज ऑर्बिटल फास्ट ट्रेन, एक स्पेस स्लीप पॉड और कुछ किचन डिजाइन मिले। ये ऐसी शानदार चीजें हैं जो रेगुलर ट्रेजर चेस्ट नहीं दे सकते। अगर इतने बड़े जीव को हराने से प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट एयर ड्रॉप हो सकता है, तो पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट मांगना ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? ये सोचकर लिन यू ने फायर एक्स उठाए और वहां चली गई। पैराशूट को स्टोरेज स्पेस में रखकर लिन यू ने फायर एक्स को घुमाया और कुछ हिस्से लकड़ी का बक्सा तोड़ दिया। इसी समय उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। बाय पहले ही मस्ती में शामिल होने आ चुका था और मेन भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। इन दोनों छोटे बच्चों को सच में खजाने के बक्से देखना बहुत पसंद है। लेकिन पिछली बार जब बाय ने प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट खोला था, तो उसकी भूख बढ़ गई थी। क्या वह पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट पर नजर रखेगा? लिन यू ने लकड़ी के बक्से में देखा। एक दुर्लभ चमकता हुआ खजाने का संदूक और ब्लूप्रिंट जैसी चीजों का एक छोटा सा ढेर एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास करा रहा था। ये सच में एक पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट है। इसके अलावा क्या हल्के नीले रंग की चीजों का वह छोटा सा ढेर ब्लूप्रिंट है? आपने एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप X3, इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप X20 प्राप्त कर लिया है। आपको ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन X1 मिल गया है। अरे वाह! एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप, ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन, इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप्स पहले से अच्छी चीजों को और भी ज्यादा पावरफुल चीजों में अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे जब बैकपैक फ्लेम स्प्रेयर को सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस में अपग्रेड किया गया था, या इंसेक्ट आर्मर को सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल आर्मर में अपग्रेड किया गया था। पहले उनमें से कुछ ही थे जो उसने इस्तेमाल कर लिए। इस बार 20 हैं, और इससे भी ज्यादा प्रभावशाली से भी ज्यादा अपने नाम के हिसाब से एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप्स हैं। एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप्स आइटम को हायर लेवल वाले में भी अपग्रेड कर सकते हैं।
इसके अलावा इस्तेमाल के निर्देशों के आधार पर ऐसा लगता है कि यह पहले से ही अपग्रेड के लिए अलग अलग ऑपरेशनल सुझाव और जरूरी सामान देता है। बेशक इसका इस्तेमाल सिर्फ अलग अलग चीजों तक ही सीमित है। किसी इंसान को अपग्रेड करने के लिए, हाँ, ह्यूमन अपग्रेड या यूं कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो खुद एक है। लिन यू ने अपनी उंगलियों और हाथ को देखा जहां घाव पूरी तरह से गायब हो गया था और कल सीक्रेट रेम की स्थिति को याद किया। यह एक रहस्य है, लेकिन आज के मामले खत्म करने के बाद वह कारण जानने के लिए फिर से वहां जाने का प्लान बना रहा है। सेल्फ हीलिंग क्षमता के गायब होने और वापस आने को साफ करना होगा। फिर लिन यू ने ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन को देखा और उसे सीधे स्टोरेज स्पेस में रख दिया। ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन किसी सर्वाइवर द्वारा बनाई गई ट्रेजर चेस्ट से मिली या सीक्रेट रेल्म और अंडरग्राउंड खंडहरों में मिली किसी भी चीज की नकल कर सकता है, सिवाय ब्लूप्रिंट और शेल्टर और अलग अलग जीवों के। दूसरे शब्दों में, लिन यू को अब अपने स्टोरेज स्पेस में किसी भी चीज की नकल करने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा शेल्टर और ब्लूप्रिंट को छोड़कर स्टोरेज स्पेस के बाहर कुछ भी ठीक है। बेशक इंसानों वगैरह की नकल करना अभी भी नामुमकिन है। लिन यू ने स्टोरेज स्पेस में देखा और देखा कि ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन नाम में अब X2 था। अब उसके पास ये दो अच्छी चीजें हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास दो ट्रम्प कार्ड हैं। लिन यू इन दो ट्रम्प कार्ड का आसानी से इस्तेमाल नहीं करेगी। जब तक बहुत जरूरी न हो, ये दो ऑल थिंग्स डुप्लीकेशन कूपन स्टोरेज स्पेस में ही रहेंगे और अगर जरूरी हुआ तो वह उन्हें छिपाएगा नहीं। आखिरकार जब तक वह एक पौराणिक विशालकाय जानवर को हराने जैसी चीजें करता रहेगा, उसे ये और भी मिलते रहेंगे। इन सभी चीजों को स्टोरेज स्पेस में रखने के बाद लिन यू ने लकड़ी के बक्से में आखिरी चीज को देखा, पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट। जैसा कि उम्मीद थी, पौराणिक विशालकाय जानवर को मारकर उसने पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट हासिल कर लिया। यह इलाके का पूरा मैप इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा आसान है ना? गावू बाय उस बड़े खजाने को घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे वह बहुत पसंद है, जबकि मीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ज्यादातर उत्सुकता से, ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी खजाने के बक्से खोलना चाहते हैं, बाद में आप जितने चाहें उतने खोल सकेंगे। लिन यू ने उस बड़े गोदाम में रखे लगभग 70,000 कॉपर ट्रेजर चेस्ट के बारे में सोचा। सिर्फ बाय और मेंग ही नहीं, इस बार कोई भी लिटिल आइस लिजर्ड्स इस अल्टीमेट ट्रेजर चेस्ट ओपनिंग एक्सपीरियंस से बच नहीं सकता। कहने को क्या है, अगर हम खजाने के बक्से खोलने जा रहे हैं तो तब तक खोले जब तक हम उनसे थक न जाएं। आपको पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट मिला है। लिन यू ने खजाने का संदूक स्टोरेज स्पेस में रख दिया और गहरी सांस ली। वह बाय और मेंग के पास गया और अपने छोटे साथियों के हाथ थपथपाए। बाकी सभी छोटी बर्फीली छिपकलियों को इकट्ठा करो, हमने कुछ मामलों को कई दिनों के लिए टाल दिया है, यह ऐसे नहीं चल सकता। गावू गुओ बाय और मेंग के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। बाय को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए वह काफी एक्साइटेड लग रही थी। बेशक यह अच्छी बात है बाय, मैं सीरियस हूँ, मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। लिन यू ने अपने साथी के बड़े पंजे पर थपथपाया, उसे आराम करने का इशारा किया। सचमुच यह अच्छी बात है। गावू बाय को अभी भी शक था, लेकिन चूंकि उसके मालिक ने ऐसा कहा था, इसलिए उसके पास ऐतराज करने का कोई कारण नहीं था। लिन यू ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसके दो साथी जमीन के नीचे तेजी से जा रहे हैं। वह सीधे बड़े वेयरहाउस में गया और अपने स्टोरेज स्पेस से हर चीज निकाली और उसमें बहुत सारे खजाने के बक्से रख दिए। आप उन सबको एक साथ नहीं खोल सकते, लेकिन खजाने के बक्से खोलने की खुशी को एक बार में ही महसूस करने की जरूरत नहीं है। शेल्टर में काफी बड़ी जगह पाकर लिन यू चुपचाप उन छोटे जीवों का इंतजार करने लगी जो खजाने के बक्से खोलने की खुशी का अनुभव करने वाले थे। जल्द ही बाय और मेंग पीड़ितों को ले आए। नहीं, ये खुशकिस्मत छोटी बर्फीली छिपकलियां इस खुशी का अनुभव करने के लिए यहाँ हैं। बाय के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जबकि मेंग और दूसरी छोटी बर्फीली छिपकलियां सभी उत्सुक थीं। लिन यू ने उन्हें गिना, सभी मौजूद थे, एक भी गायब नहीं था। ब्रीडिंग एरिया से भी लोग साथ आए। आज का काम असल में बहुत आसान है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लिन यू ने अपने कई छोटे साथियों को देखा और एक छोटे से परिचय के साथ शुरुआत की। सबसे पहले सैनिकों को शांत करें। उसने बाई की तरफ देखा, जो समझ गई थी कि वह क्या करने वाला है। उसने जोर से अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि मना करते हुए अपना बड़ा पंजा अपने सिर के पास रख लिया। ये बेकार है बाई,
लिन यू ने जल्दी से कॉपर ट्रेजर चेस्ट जमीन पर रख दिए और जल्द ही पूरब से सूरज की रोशनी उन पर पड़ने लगी, जिससे उन पर एक जादुई चमक पड़ रही थी। 40,000 से ज्यादा कॉपर ट्रेजर चेस्ट ने जल्द ही पूरे बड़े एरिया को कवर कर लिया। गावू, बाय अचानक चिल्लाया, जबकि मेंग उसके पास पूरी तरह से हैरान था। मेंग ने लिन यू को देखा, फिर कॉपर ट्रेजर चेस्ट को। वह इतना हैरान था कि आवाज भी नहीं निकाल पाया। ये भी ट्रेजर चेस्ट खुलने का शिकार था। पिछली बार इसे अनुभव हो चुका था कि अंडरग्राउंड चेस्ट ओपनिंग एरिया में बड़ी संख्या में कॉपर ट्रेजर चेस्ट खुलना कितना दर्दनाक हो सकता है। बाय के उलट, इसने सिल्वर ट्रेजर चेस्ट को छुआ तक नहीं था। गोल्डन या प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है लिटिल आइस लिजर्ड्स, आज आप में से हर एक का काम है 100 कॉपर ट्रेजर चेस्ट खोलना। ये कैसा लग रहा है? खुश या नहीं? हैरान, उत्साहित, शॉक्ड? लिन यू छोटी बर्फीली छिपकलियों को कूदते और उत्साह से चिल्लाते देखकर खुश हुई, जबकि मेंग पूरी तरह से हैरान था, लगातार अपने और कॉपर ट्रेजर चेस्ट के बीच देख रहा था। बाय अब उसे बहुत विनती भरी नजरों से देख रही थी, मानो उससे इतना बेरहम न होने की गुजारिश कर रही हो। लिन यू निश्चित रूप से इतनी क्रूर नहीं होगी। बाद में तुम दोनों सिल्वर ट्रेजर चेस्ट आपस में बांट लोगे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना? लिन यू ने शैतानी मुस्कान दी। गावू टिल्ड, बाय ने अपने बड़े पंजे से अपना चेहरा ढक लिया। वह बहुत परेशान था और मेंग भी बाय की नकल कर रहा था। उसने भी अपने बड़े पंजे से उसका चेहरा दबा लिया था और दर्द से चिल्ला रहा था। लिन यू उनके पास गई, उन दोनों छोटे बच्चों की बाहों को थपथपाया और उनकी तरफ सिर हिलाया। एक बार ये खुल जाएं, तो करीब 30,000 और बच जाएंगे। अगर तुम दोनों ने अच्छा उदाहरण पेश किया, तो बाद में मैं तुम्हें खोलने के लिए 5 गोल्डन ट्रेजर चेस्ट इनाम में दूंगा, कैसा रहेगा? लिन यू ने कुछ रियायतें दी। उस घाटी में पहले मारे गए म्यूटेंट जीवों से उसे काफी सिल्वर और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिले थे। भले ही वह खुद गोल्डन ट्रेजर चेस्ट खोलना चाहता था, लेकिन छोटे बच्चों को आराम देने के लिए उन्हें खोलने देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी उसे प्लेटिनम और पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट के सामान की ज्यादा चिंता है, खासकर पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट की। ठीक है, अगर सब तैयार हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मैं कुछ और करता हूँ। बाय और मेंग, तुम डिसिप्लिन और ओवरसाइट बनाए रखना, समझे? लिन यू ने उन्हें काम दिया और पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट लेकर बेसमेंट की ओर चल पड़ी। हालांकि आज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी संभालने के लिए बहुत कुछ है। पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट खुलने के बाद उसे डिब्बाबंद सामान इकट्ठा करके वर्ल्ड ट्रेड मॉल में बेचना होगा। फिर नाइट्रेट और ऑयल रिवर और नेचुरल सल्फर और माउंटेन के बेस पर जाकर हाल की पैदावार देखनी होगी। आखिर में उससे शेल्टर के सबसे पश्चिम की तरफ मिनरल रिसोर्स रिजर्व डिटेक्टर को मिले मिनरल डिपॉजिट तक जाने वाली सड़क बनानी होगी और अगर हो सके तो वहां एक बेस बनाना होगा। वह सीक्रेट रेल में जाकर यह टेस्ट करने का समय भी निकाल सकता है कि उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी गायब हो जाएगी या नहीं। जहां तक गेट ऑफ एक्सप्लोरेशन की बात है, तो अभी वहां शांति है, इसलिए आज वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर दिन ये थका देने वाला है, लिन यू ने मन ही मन सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसे सच में एक ब्रेक की जरूरत है, लेकिन इस दूसरी दुनिया में आराम करने से ठहराव आ जाता है और वह पीछे रह जाता है। आखिरकार इस सिस्टम के जरिए इस दूसरी दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाने के बाद आराम करने की कोई जरूरत या वजह नहीं है। लेकिन मुझे सच में अच्छी तरह से प्लान बनाने की जरूरत है। आज की गिनती करें तो मुसीबत आने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इनमें से हर दिन का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना होगा। लिन यू ने इस बारे में सोचा और सिस्टम टैबलेट निकाल लिया। बाय के डेमोन्स्ट्रेशन के तहत छोटी बर्फ की छिपकलियों ने खजाने के बक्से खोलना शुरू कर दिया था और लिन यू सिस्टम टैबलेट पकड़े हुए धीरे धीरे मुख्य शेल्टर की ओर चल पड़ी। सच में करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें थीं। दूसरी दुनिया में आने के बाद से शुरू में जब उसके हर दिन कुछ गोल होते थे, उसके आते ही अलग अलग फैसिलिटी और लगातार एक्सप्लोरेशन के साथ उसे जो काम करने पड़ते थे वे और भी ज्यादा और मुश्किल होते गए। बात यहाँ तक पहुंच गई कि वह बहुत ज्यादा फैल गया था। अगर वह अब लिटिल आइस लिजर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि उन्हें हर दिन तीनों सब बेस पर जाना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि वहां कोई दिक्कत तो नहीं है। लिन यू ने अपना सिर हिलाया। इस तरह से जारी रखना निश्चित रूप से संभव नहीं है। इसके अलावा अगर यह जारी रहा तो कई मामले और भी उलझ जाएंगे। आखिर में सब कुछ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, जिससे हर काम अलग अलग चुनौतियों की वजह से रुक जाएगा और उसमें रुकावट आएगी। साइंटिफिक शेड्यूलिंग सच में अभी बहुत जरूरी है।
जो काम हर दिन करने होते हैं, असल में वे ज्यादा नहीं होते। लिन यू ने अपनी उंगली से सिस्टम टैबलेट पर लिखा और ड्रॉ किया। पहले बड़े कोल्ड फूड प्रोसेसिंग प्लांट में गया, फिर कैन फूड प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा, सभी कैन को स्टोरेज स्पेस में रखा और तुरंत उन्हें वर्ल्ड ट्रेड मॉल पर लिस्ट कर दिया। इस बार भी उन्हें अलग अलग एलॉय की जरूरत थी, क्योंकि मेन शेल्टर की इस मामले में बहुत ज्यादा डिमांड थी। महल जैसा बड़ा शेल्टर बनाने के लिए पहले से मौजूद एलॉय काफी थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। डिब्बों का मुख्य काम एलॉय के बदले में देना था, और लिन यू को लगा कि कम से कम कुछ समय तक वे अभी भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। फ्रोजन स्टोरेज पर पहुंचने पर लिन यू बची हुई मछली के फिलेट्स को प्रोसेसिंग के नए राउंड के लिए फैक्ट्री ले आया। फिर जब वह दोबारा बाहर निकला तो वह मेन शेल्टर में चला गया। वह बेसमेंट में उतरा और आगे दूसरे अंडरग्राउंड लेवल तक गया। दूसरे अंडरग्राउंड लेवल पर बॉक्स खोलने की जगह काफी शांत थी। लिन यू ने सोफा निकाला और पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट उसके सामने रख दिया। पहला कदम एक साइंटिफिक प्लान बनाना है, दूसरा सटीक पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट को खोलना है। ये प्लानिंग लिन यू के लिए कोई सनक नहीं थी। स्पेशल सीक्रेट रेल में जाने से पहले उसने इस मुद्दे पर सोचा था। इसीलिए उन्होंने लिटिल सिक्स और दूसरों को पहले से ही अंडरग्राउंड खंडहरों की छानबीन करने के लिए कहा। उसके लिए अंडरग्राउंड खंडहर पहले से ही कम महत्व की जगह बन चुका था, भले ही वह वहां चला जाता। वहां सबसे कीमती चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा लिजर्डमैन प्रीस्ट को हराने के बाद मिला गोल्डन ट्रेजर चेस्ट और अंडरग्राउंड खंडहरों को तोड़ते समय मिला प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट। लिन यू के पास अंडरग्राउंड खंडहरों में आराम से टहलने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने ये काम फेई यू और लिटिल आइस लिजर्ड्स को सौंप दिया। लिटिल आइस लिजर्ड्स की लड़ने की ताकत तारीफ के काबिल थी, जबकि फेई यू और उनकी ताकत और मिलकर लड़ने की काबिलियत भी ध्यान देने लायक थी। जहां तक अन्य मामलों की बात है, पहली रात को मेल्टिंग फनेस में गलाने के लिए एलॉय तैयार रखें। अगले दिन लिटिल आइस लिजर्ड्स को सब्जियां और अंडे इकट्ठा करने का ऑर्डर दें। अगले दिन अंडरग्राउंड खंडहर में जाकर लिजर्डमैन को मारने के लिए कुछ लिटिल आइस लिजर्ड्स का इंतजाम करें और कैन फूड को प्रोडक्शन लाइन में रखें ताकि अगली सुबह उन्हें ट्रेडिंग मार्केट में बेचा जा सके। काउबॉय काफी व्यस्त है। लिन यू ने सिस्टम पैनल पर बहुत ज्यादा सामान देखा और कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। साइंटिफिक तरीके से एक्शन प्लान बनाना आसान तो लगता है, लेकिन मुश्किल भी है। लिन यू के लिए ये सचमुच मुश्किल है। आखिरकार अब उसे बहुत सारे और मुश्किल काम करने हैं, लेकिन उसके काफी तेज दिमाग ने पहले ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन और सिस्टम टैबलेट पर कुछ लिखकर कुछ आइडिया बना लिए हैं। पहली रात के लिए प्लान किए गए अलग अलग काम तय हो गए हैं, जिन्हें अभी के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, और अगली रात सुबह उठने के बाद जब तक कोई खास हालात न हो, उसे अंडे इकट्ठा करने के लिए सीधे मीडियम साइज के फार्म में जाना चाहिए और चौके हुए अंडों को एक बड़े इंक्यूबेशन बॉक्स में रखना चाहिए। छोटी बर्फीली छिपकलियां मुर्गियों को खाना खिलाएंगी, बाई मुर्गियों को अंडे देने के लिए तैयार करेगा, और उसका काम बहुत आसान है। अगला काम सब्जियों की कटाई के लिए ग्रीन हाउस जाना है। लिन यू को बस उन सब्जियों को स्टोर करना है जिन्हें छोटी आइस लिजर्ड्स हार्वेस्ट बास्केट में रखती हैं। जब फल पकने लगेंगे तो वह उनसे फिर से फल तोड़वाएगा और हार्वेस्ट में अपना आसान काम जारी रखेगा। फसल कटने के बाद वह डिब्बाबंद सामान इकट्ठा करने के लिए कैनिंग फैक्ट्री जा सकता है और उन्हें ट्रेड मॉल में रख सकता है। ये लगभग रोजाना के काम हैं, जबकि बाकी ज्यादा नाजुक काम हैं। अभी 3 सब बेस हैं और एक अभी बनना बाकी है। इन 3 सब बेस में से नाइट्रेट और पूरब में है, जो 60 से 70 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सबसे पास है। दक्षिण में तेल की खदान थोड़ी दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और पश्चिम में नेचुरल सल्फर और माउंटेन सब बेस सबसे दूर है, जो लगभग 130 से 140 किलोमीटर दूर है। लिन यू ने सिस्टम टैबलेट पर अपने विचार रिकॉर्ड किए और एरिया मैप खोला। अब उनका प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा हो गया है। असल में पूरब, दक्षिण और पश्चिम को पूरी तरह से हल्के नीले रंग के ब्लॉक में शामिल कर लिया गया है, जो उसके शेल्टर पर सेंटर में है। साथ ही थोड़ा और उत्तर पश्चिम अभी भी नेचुरल सल्फर और माउंटेन से पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, और आगे उत्तर में फेयू के रिफ्यूजी विलेज में, और वहां का एक बड़ा एरिया भी अब हल्के नीले रंग के ब्लॉक में रंगा हुआ है। खासकर फेयू, जो न सिर्फ बहुत छोटे दायरे में काम करना चाहती है, बल्कि उन्होंने अपने रिफ्यूजी विलेज की हर दिशा को अपने असर के दायरे में शामिल कर लिया है। इस तरह रेगिस्तान के मैप का पूरा उत्तर पश्चिमी कोना उसका असर वाला इलाका पूरे मैप का 1% है। बाकी ताकतें सैकड़ों छोटी बड़ी हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उनके 10वें हिस्से के असर की तुलना में वे बहुत कम हैं। रेगिस्तान सच में बहुत बड़ा है। लिन यू ने अपना सिर हिलाया। ये रेगिस्तान पहले से ही इतना बड़ा है,
तो जंगल, वेटलैंड्स, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैदान जैसी दूसरी जगहों का क्या होगा? इस दूसरी दुनिया में बहुत आसान तरीकों के बिना घूमना बहुत मुश्किल लगता है। बेशक, जरूरी नहीं कि कोई शॉर्टकट हो। एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट्स के बीच जब तक आप सही जगह पर जाते हैं, तब तक आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उस समय जब उसे तेज बुखार था। शुरू में जब उसने एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट पार किया, तो उसका एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट समुद्र के पानी में डूब गया। उसे कहीं और दूसरा एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट ढूंढना पड़ा। आखिरकार उसे उस समय लियुकाई की रिफ्यूजी विलेज के पास एक नया एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट मिला। दोनों जगहें 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर थीं। अगर ऐसा आसान एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट लगातार मिल सके, तो इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आसान एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट मुमकिन नहीं लगता। तीन सब बेस के बीच की दूरी कम करने के लिए सिर्फ दूसरे तरीके ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लिन यू ने कुछ देर सोचा। थोड़ी देर में सिस्टम टेबलेट पर मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस रेल रैपिड ट्रांजिट शब्द दिखाई दिए। इस बार टोक्यो की सीक्रेट रेल की ट्रिप का मेन आइडिया था कि जितना हो सके उतना स्टील और कंक्रीट इकट्ठा किया जाए, ताकि ओवरपास और मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस रेल बनाई जा सके। अचानक वह गलत दिशा में चला गया और सीधे एक मिथिकल जायंट बीस्ट को मार गिराया, जिससे पूरा टोक्यो मिथिकल जायंट बीस्ट के मल और चारों ओर फैली आग में डूब गया। हालांकि टोक्यो को शुद्ध कर दिया गया था, लिन यू को लगा कि फिलहाल वह चाहकर भी वहां नहीं जा सकता। जैसे ही वह ग्रीन हाउस से बाहर आया, उसने देखा कि स्पेशल एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट गायब हो गया है। उसे पता नहीं था कि वह अपनी टाइम लिमिट तक पहुंच गया है या सीधे गायब हो गया, क्योंकि मिथिकल जायंट बीस्ट को मार गिराया गया था। मीडियम शॉर्ट डिस्टेंस रेल रैपिड ट्रांजिट प्लान एक बार फिर बॉटलनेक पर आ गया है, जब तक कि वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी दूसरे सीक्रेट रेल में न जाए, वरना आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन एक बार बन जाने के बाद किसी भी सब बेस पर जाना बहुत आसान और तेज होगा। यहाँ तक कि ब्लैक डॉट रेड लाइन, ग्रीन क्लो और आइस लिजर्ड्स को भी ज्यादा देर तक एक जगह पर बेकार नहीं बैठना पड़ेगा। यहाँ तक कि तीनों सब बेस तक सामान और उससे जुड़ी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी नहीं कि उन्हें खुद करना पड़े। नाइट्रेट और नेचुरल सल्फर, तेल से जुड़ी चीजें जैसी कई चीजें रोबोटिक कुत्तों से आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक बार यह बन जाने के बाद इससे उनका काफी समय बचता है, जिसका इस्तेमाल वे अपनी दूसरी चीजों के लिए कर सकते हैं। देखो, हमारे पास जो सामान है उससे कितने किलोमीटर लंबे पुल और ट्रैक बनाए जा सकते हैं। अभी उनके सामने जो अलग अलग काम है, उनमें सच में काफी समय और मेहनत लगती है। अगर वह इसे कम कर पाए तो उसका पूरा शेड्यूल ज्यादा आरामदायक और फ्री हो जाएगा। वह और भी जगहों को एक्सप्लोर कर सकता था, जैसे कि एक्सप्लोरेशन का वह रहस्यमय गेट, या उस अजीब बड़ी मूर्ति की जगह पर दोबारा जा सकता था, या किसी दूसरे पुराने जमाने के बड़े जानवर का शिकार करने का समय निकाल सकता था। ये सोचकर लिन यू ने शेड्यूल बंद कर दिया। इस काम के लिए ध्यान से प्लानिंग की जरूरत है और यह अभी नहीं किया जा सकता। उन्हें अभी भी मीडियम से शॉर्ट रेंज ट्रैक बेस्ड रैपिड ट्रेन को जल्दी पूरा करना है। हालांकि अभी उनके पास कुछ आइडिया हैं। पहले इस पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट को खोलो, फिर तथाकथित एक्सक्लूसिव एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट को देखो, और फिर बाइक को तीन सब बेस के चारों ओर घुमाओ, और आखिर में पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क को ठीक करो। बहुत सारी चीजें। ये सोचकर लिन यू सोफे से उठी और पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट की ओर चल पड़ी। पिछली बार जब उसने इसे खोला था तो उसे कुछ बहुत बढ़िया चीजें मिली थी। इस बार क्या सरप्राइज हो सकता है? लिन यू ने कहा कि वो बहुत उत्साहित हैं। अगर उसे कुछ पावरफुल चीज मिल जाए तो यह उसके जिंदा रहने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। गहरी सांस लेते हुए लिन यू ने अपना हाथ पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट पर रखा। खुला। आपको मिला ऑटोमेटेड कंट्रोल डिवाइस डिजाइन मैप X1 लार्ज ग्रेनेड, कैनन X1 जियोथर्मल रिसोर्स डिटेक्टर X1 जियोथर्मल रिसोर्स पावर जनरेशन डिवाइस डिजाइन मैप X1 हाई परफॉर्मेंस हीटेड स्विमिंग पूल डिजाइन मैप X1। लिन यू, वाह, इस माल के साथ क्या हो रहा है? क्या एक पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट में इतनी सारी चीजें आ सकती हैं? इसके अलावा इनमें से हर एक सच में काफी अच्छा लगता है। लिन यू ने चौंक कर सबसे पहले ऑटोमेटेड कंट्रोल डिवाइस डिजाइन मैप निकाला। ऑटोमेटेड कंट्रोल डिवाइस, इसे नॉन स्मार्ट मशीनरी पर इंस्टॉल करें और यह पहले से तय प्रोग्राम के अनुसार ऑटोमेटिकली काम कर सकता है, और जरूरत के हिसाब से इसे रोकने और रिप्रोग्राम करने की सुविधा भी है। ये किस तरह की दिव्य चीज है? उसने उस पर नजर डाली। उसे बस एक छोटे मदरबोर्ड और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जरूरत थी, साथ ही हथेली के साइज की LCD स्क्रीन भी। उसके पास ये सब बहुत सारे थे।
उन्होंने जो बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा किए थे उनमें इनकी भरमार थी, चाहे वे कंप्यूटर, टीवी या दूसरे रैंडम गैजेट्स के हों। छोटे मदरबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अनगिनत थे। उन्होंने जल्दी से एक डिवाइस बनाया और पाया कि यह फोन जैसा था और इसका इंटरनल प्रोग्राम काफी आसान था। एक्शन की फ्रीक्वेंसी, पावर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। लिन यू को अचानक लगा कि यह गैजेट थोड़ा अलग है। एक्सपेरिमेंट के लिए लिन यू ने सीधे अपने पास सबसे ज्यादा मैकेनिकल फील वाली चीज ढूंढी। सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस। यह अभी उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आइटम था। जब भी वह बाहर जाता तो इसे साथ ले जाता। पहले ये सीक्रेट रेल में एक बैकपैक फ्लेम स्प्रे था जिसमें बहुत पोटेंशियल था। इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप के साथ अपग्रेड करने के बाद यह इसमें बदल गया। निर्देशों के अनुसार बस इसे इस डिवाइस पर फिक्स करें और फिर इसे सेटअप करें। सेटअप प्रोग्राम रोबोटिक कुत्ते से ज्यादा अलग नहीं था और लिन यू ने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। जल्द ही प्रोग्राम सेट होने के साथ लिन यू ने बड़े फ्लेम स्प्रेयर को खुद को जलाते हुए देखा, हवा में बैलेंस बनाते हुए और अलग अलग दिशाओं में उड़ते हुए आखिर में हवा में उछलकर जमीन पर आसानी से लैंड किया। वाह, यह अच्छा है, एकदम सही कंट्रोल। लिन यू की कल्पना शक्ति तेजी से बढ़ी। अगर कोई ड्रोन को बड़े पैमाने पर बनाए और उन्हें अलग अलग हाई प्रिसिजन TNT बमों से लैस करे, यहाँ तक कि एक ताकतवर पौराणिक विशालकाय जानवर भी कई ड्रोन से लगातार टारगेटेड बमबारी का सामना कर सकता है, जिससे उसे भारी नुकसान हो सकता है। लिन यू ने एक पल के लिए सोचा, यह मुमकिन लगता है। लिन यू को याद आया कि लेविक की सेना ने जब उसके शेल्टर पर हमला किया था तो उसे रोकने के लिए पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। बाद में बाई की बेहतर उड़ने की काबिलियत और उसके लगातार बढ़ते हथियारों के जखीरे की वजह से वह ड्रोन वेयरहाउस में बस धूल फांकता रहा। ये सोचकर लिन यू लंबे समय से नजरअंदाज किए गए ड्रोन को वापस लाने के लिए बेसमेंट में गया और फिर उसे हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन से टच किया, जिससे उसे लार्ज ड्रोन डिजाइन मैप मिला। बड़े ड्रोन डिजाइन मैप के लिए जरूरी पार्ट्स मुश्किल नहीं थे और ऑटोमेटिक कंट्रोलर के एक्स्ट्रा बोनस के साथ अब फोन बेस्ड रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं थी। सामान इकट्ठा करके लिन यू ने जल्दी से कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। एक बिल्कुल नया ड्रोन सामने आया और उस पर ऑटोमेटेड कंट्रोलर लगाने के बाद उसने उसके बिहेवियर सेटअप को एडिट करना शुरू कर दिया। सेटअप के तुरंत बाद ड्रोन के प्रोपेलर तेजी से घूमने लगे। फिर सेल्फ कंट्रोल प्री एडिटेड प्रोग्राम के तहत ये कमरे के एक कोने की ओर तेजी से बढ़ा। बूम! अचानक एक छोटा सा आग का गोला उठा, जिससे ड्रोन टूट गया और छोटी छोटी लपटें उठने लगी। ये सच में मुमकिन है। लिन यू ने फिर सिर हिलाया। उनके पास ड्रोन बनाने और ऑटोमेटेड कंट्रोलर बनाने के लिए काफी सामान था। अगर हम ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा बना लें और सही मात्रा में TNT धमाका कर लें, मेरा मानना है कि एक काल्पनिक विशाल जानवर भी ड्रोन बॉम्बर्स के इस बड़े झुंड के असर का सामना नहीं कर पाएगा। पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट का पहला आइटम पहले से ही बहुत आकर्षक है, सच में अद्भुत। लिन यू काफी उत्साहित थी और उसने तुरंत दूसरी चीजें निकाल ली। बड़ा सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर। वाह, ये चीज सच में बहुत बड़ी है। लिन यू ने इस चीज को देखा जो टैंक जैसी दिख रही थी, हालांकि पूरी तरह से नहीं, और वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। तोप की बैरल की लंबाई और गोला बारूद के साइज को देखकर ही लिन यू को पता चल गया था कि अगर वह इस चीज को भेड़िए जैसे दिमाग वाले आदमियों को परेशान करने के लिए ले गया, उनसे आमने सामने लड़ा, तो शायद इसमें कोई शक नहीं कि यह बस कुछ ही समय की बात है जब भेड़िए जैसे दिमाग वाले आदमी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मुझे चेक करने दो, यह है म्यूनिशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे बनाया जा सकता है। लिन यू ने थोड़ा सोचा और पाया कि अब वह जो कर सकता था वह बहुत सीमित नहीं था। इस बड़े सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। टाइप C 2389-2 बड़ा ट्रैक वाला स्वचालित हॉवित्जर। स्वचालित हॉवित्जर वाहन चेसिस के साथ एक एकीकृत इकाई बनाता है जो अपने स्वयं के इंजन द्वारा संचालित होता है। यह उत्कृष्ट ऑफ रोड क्षमता, त्वरित तैनाती और वापसी का दावा करता है, अधिकांश में बख्तरबंद सुरक्षा है और युद्ध के मैदान पर मजबूत मुकाबला प्रभावशीलता है। बेस रेंज के गोले दागते समय इसकी अधिकतम सीमा 36.5 किलोमीटर होती है, जबकि रॉकेट सहायता प्राप्त गोले दागने से यह 40 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, जिसमें 35 किलोमीटर पर त्रुटि त्रिज्या केवल 246 मीटर होती है। रैपिड फायर मोड में ये 9 सेकंड में 3 गोले और 56 सेकंड में 10 गोले दाग सकता है और आग के घनत्व को बढ़ाने के लिए कई एक साथ फायरिंग मोड का उपयोग कर सकता है। पूर्व खाली हमले करते समय एक होवित्जर कई के प्रभाव को प्राप्त कर सकता है,
इसका वजन 55.3 टन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम रेंज 420 किलोमीटर है, जो एक मेन बैटल टैंक के बराबर है। वाह, ये कैसा राक्षस है! लिन यू ने इस बड़े सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर को देखा, जो लगभग 12 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा था, और वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अगर यह बात भेड़िए जैसे दिमाग वाले आदमियों के सामने लाई जाए, तो शायद एक ही गोली से वे चिल्ला उठेंगे और उससे जानलेवा हमला न करने की विनती करेंगे। सिर्फ उन बेस रेंज शेल्स से ही भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों का किला तुरंत ढह सकता है, जिससे कई भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। इस लेवल का हथियार ऐसा लगता है जैसे तबाही के लिए बना है ना? 56 सेकंड के अंदर 10 राउंड फायर करना, शायद कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे जरूरी बात लिन यू ने भी खोजी। ये चीज एक बार इस्तेमाल होने वाली नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्चर व्हीकल और डिफेंसिव मिसाइल लॉन्चर व्हीकल, साथ ही स्टॉर्म रॉकेट लॉन्चर व्हीकल के उलट, ये चीज एक बार इस्तेमाल होने वाली नहीं है। मतलब इसे तोड़ा जा सकता है। रुको, क्या होगा अगर यह चीज ऑटो कंट्रोल हो जाए? लिन यू ने गहरी सांस ली और एक बार फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस बनाया। उन्होंने सेल्फ कंट्रोल डिवाइस को बड़े सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर पर रखा, फिर कंट्रोल डिवाइस की एलसीडी स्क्रीन को देखा। इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लिन यू ने उत्साह से इस बड़ी चीज के मेटल शेल को थपथपाया, उसका दिल बहुत ज्यादा उत्साह से भर गया। मतलब अगर वह 5 या 6 बड़ी हॉवित्जर तोपें बना सकता है, ऐसा लगता है कि वह कर सकता है। अजेय बने। हालांकि बड़े सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिससे ये पता चले कि यह असल में कितना पावरफुल है। लिन यू पहले से ही इसका इंतजार कर रहे हैं। वुल्फ हेडेड मैन की बस्ती में 1 नहीं 10 शॉट भेजने का इंतजार है। इस बड़े से डिवाइस के बहुत ज्यादा जगह लेने के बावजूद ये लिन यू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस है। फिर लिन यू ने बाकी 3 चीजों को देखा। जियोथर्मल रिसोर्स डिटेक्टर, जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस। जियोथर्मल पावर जनरेशन, यह क्या है? जियोथर्मल पावर जनरेशन एक नई तरह की पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी है जो अपने पावर सोर्स के तौर पर जमीन के नीचे के गर्म पानी और भाप का इस्तेमाल करती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल थर्मल पावर जनरेशन जैसा ही है, जो पहले जियोथर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जियोथर्मल पावर जनरेशन असल में जमीन के नीचे की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का प्रोसेस है, जिसे जियोथर्मल पावर जनरेशन भी कहते हैं। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, काफी डिटेल में। जियोथर्मल पावर जनरेशन, स्टीम, अंडरग्राउंड गर्म पानी। लिन यू ने इन विवरणों को देखा और पाया कि वे बहुत अपरिचित हैं। उनके ज्ञान के दायरे में केवल सामान्य थर्मल पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन, विंड पावर जनरेशन और न्यूक्लियर पावर जनरेशन ही है। जियोथर्मल पावर जनरेशन के बारे में वह पहली बार सीख रहे हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि जमीन के नीचे गर्म पानी और भाप की जरूरत है। अचानक उसे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। उसी समय अनाथालय में एक बड़ा क्लाइंट आया। जब यह व्यक्ति अनाथालय आया तो लिन यू को एक बार फिर सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया, और जब वह वापस आया तो डिप्टी डायरेक्टर ने उसे एक हॉट स्प्रिंग टिकट दिया। वह हॉट स्प्रिंग टिकट उस क्लाइंट की तरफ से ग्रीटिंग गिफ्ट था जो एक अनाथ को गोद लेना चाहता था। अनाथालय में उसके अलावा बाकी सभी लोग बाद में गर्म पानी के झरनों पर चले गए, जबकि लिन यू ने भीड़ से बचने के लिए दूसरा दिन चुना और अकेले चली गई। पता चला कि उस हॉट स्प्रिंग को चलाने वाले मालिक ने लिन यू को पहचान लिया था और गोद लिए गए लड़के ने भी। मालिक हैरान था कि लिन यू के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उसे सीधे सड़क पर फेंक दिया गया और चुनने में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो मालिक जो बच्चा चुनता वह पक्का वही होता। लेकिन लिन यू ने मालिक को प्यार से मना कर दिया। भले ही अनाथालय के डायरेक्टर ने जानबूझकर उसके साथ स्पेशल बर्ताव नहीं किया था, फिर भी वह गोद नहीं लेना चाहता था। वह एक आजाद और बिना रोक टोक वाली जिंदगी चाहता था, बिल्कुल अभी की तरह। वैसे मालिक ने जो हॉट स्प्रिंग खोला था वह सच में बहुत अच्छा था। अब इस बारे में सोचे तो एक गर्म पानी का झरना एक तरह का जियोथर्मल रिसोर्स होना चाहिए, है ना? ये तो छोड़िए कि यह पावर जनरेट करता है या नहीं, बस हॉट स्प्रिंग बात लेने की एबिलिटी ही बहुत अच्छी है। क्या वह हाई परफॉर्मेंस हीटेड स्विमिंग पूल डिजाइन प्लान भी उतना जरूरी नहीं लगता? नहीं, अगर यहाँ कोई जियोथर्मल रिसोर्स नहीं है तो शेल्टर में आराम से नहाने के लिए भी इतना बड़ा सेटअप चाहिए होगा।
लिन यू ने जियोथर्मल रिसोर्स डिटेक्टर को देखा। ऐसा लगता है कि यह गैजेट और जियोथर्मल पावर जनरेशन डिवाइस एक दूसरे के पूरक हैं और जरूरी हैं। आखिरकार, अगर यह टूल काम कर सकता है, तो उसके पास जियोथर्मल रिसोर्स का पता लगाने की काबिलियत नहीं है। लिन यू ने जियोथर्मल रिसोर्स डिटेक्टर निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। ये गैजेट मिनरल रिसोर्स रिजर्व डिटेक्टर जैसा है। लिन यू ने डैशबोर्ड और बड़ी स्क्रीन को देखकर कहा और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। असल में गैजेट बड़ा है, लोहे का एक भारी टुकड़ा है और वे साइज और वजन में एक जैसे हैं, बस इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। लिन यू को कोई और फर्क नहीं मिला। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे एक ही तरह की चीज हैं और क्योंकि उनके नाम है इसलिए मैं उन्हें मिक्स नहीं करूंगा। लिन यू ने इसे पावर सोर्स से कनेक्ट किया और जल्द ही जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ये बड़ी मशीन जोरदार आवाज के साथ चालू हो गई, बिल्कुल मिनरल रिसोर्स रिजर्व डिटेक्टर की तरह। सामने की बड़ी स्क्रीन पर रोशनी होने लगी, जिस पर लिन यू को टेक्स्ट दिखाई देने लगा। जियोथर्मल रिसोर्स डिटेक्टर शुरू हो गया है। क्या आप इस पॉइंट से 20 किलोमीटर के दायरे में जियोथर्मल रिसोर्स का पता लगाना चाहेंगे? पहचान चुना गया। पता लगाने का काम चल रहा है। 39%, 69%, 100%। पता लगाना पूरा हुआ। पता चला है, इस पॉइंट से 940 मीटर पूरब में 2 किलोमीटर जमीन के नीचे जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट है, जिसमें कुछ जियोथर्मल रिसोर्स हैं। पता चला है कि इस पॉइंट से 17.9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जमीन के नीचे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट है, जिसमें थोड़ी मात्रा में जियोथर्मल रिसोर्स हैं। पता चला है कि इस पॉइंट से 19.8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जमीन के नीचे 11 किलोमीटर की दूरी पर एक जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट है, जिसमें बहुत ज्यादा जियोथर्मल रिसोर्स हैं। पता लगाना समाप्त। क्या आप इस्तेमाल होने वाली बिजली बनने की अवधि का पता लगाना चाहेंगे? पता लगाने की पुष्टि। पता लगाने का काम चल रहा है। पता लगाना समाप्त। इस पॉइंट से 940 मीटर पूरब में 2 किलोमीटर जमीन के नीचे जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट है, जो 2 साल, 9 महीने और 4 दिन तक लगातार बिजली बनाने के लिए काफी है। इस पॉइंट से 17.9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 3 किलोमीटर जमीन के नीचे जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट 1 साल, 7 महीने और 2 दिन तक लगातार बिजली बनाने के लिए सही है। इस पॉइंट से 19.8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 11 किलोमीटर जमीन के नीचे जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट 98 साल, 2 महीने और 11 दिनों तक बिजली बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। पता लगाना समाप्त। लिन यू, वाह, क्या ये बहुत शानदार नहीं है? एक पल में 3 जियोथर्मल रिसोर्स सेंटर पॉइंट का पता चला और सभी काफी पास हैं। यहाँ तक कि मेरे सबसे पास वाला 940 मीटर ईस्ट में। वाह, ये तो मेरी दीवारों के अंदर है।